ड्रामा के स्टार्ट में हमें एक छोटी बच्ची कांखी दिखाई जाती है जिसके दोस्तों को कुछ शरारती बच्चे तंग कर रहे थे। उसने अपने दोस्तों को पीछे हटा लिया और उस शरारती बच्चे पर आसमान से आकर बिजली गिरी। उसका बदला बहुत अनोखे तरीके से पूरा हुआ था जिस पर वो मुस्कुराने लगी। अब बहुत साल बाद एक स्टोर में मिस्टर चुनपिल जो के कांघी के डैड हैं, वो बैठे होते हैं कि तब उनके पास हमारा मेल लीड योन्सियो आता है जो कि उनकी बेटी का फ्रेंड था। वो जानते थे कि उनकी बेटी ये जगह छोड़कर सोल जाने वाली है, इसलिए वो योन्सियो को बता रहे थे कि वहाँ उसे बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे, तुम्हें उसे अपने दिल की बात कर लेनी चाहिए। मगर वो बहुत झिझक रहा था क्योंकि कांघी उसे इग्नोर करती थी। अब डैड उसे पैसों का एनवलप देते हैं ताकि वो कांघी के पास पहुंचा दे। बाहर जाकर उसे फोन पर कांघी बता देती है कि अगली बस से वो सियोल जा रही है और फिर लौट के यहाँ कभी नहीं आएगी। यहाँ से उसका मतलब वो खस्ता हाल मोटल था जो उसके डैड चुनपिल का था और जिसमें वो रहती थी। यूनसियो को मोटल पहुंचने पर पता चलता है कि बिजली का बिल ना देने की वजह से बिजली कट गई है और वहाँ कांघी अंधेरे में अकेली बैठी थी। वो उसे अपने रूम में ले जाकर एक बड़ा सा टेडी बियर दिखाती है जो कि उसके डैड चुनपिल ने कल उसके 20th बर्थडे पर गिफ्ट किया था। मगर उन्होंने फजूल में ही लाखों का टेडी बियर गिफ्ट कर दिया जबकि जरूरत के खर्चे करने के लिए पैसे नहीं रहे। योन्सियो भी उसके साथ सोल जा सकता था मगर उसका कहना था कि वो आगे की पढ़ाई नहीं करेगा और उसका कोई बड़ा सपना भी नहीं है। बाद में उसे जाने से पहले कह देती है कि अपना वजन कम मत करना और चश्मा उतार कर दूसरों को अपनी आंखें भी मत दिखाना। फिर वो उसे स्टेशन ले जाता है जहां वो उसे उस महंगे टेडी बियर को बेचकर पैसों से उस पालतू बिल्ली का ख्याल रखने को बोल देती है और एक सोडा कैन पर कुछ ड्रॉ करके वहां छोड़ देती है। फिर बस में बैठकर वो सियोल की तरफ चली जाती है जबकि ये यहीं बैठा रोने लगता है क्योंकि उसने कैन पर एक घर ड्रॉ किया था। अब कई साल बाद 2023 में योन्सियो पतला और हैंडसम होकर एक वेट बन चुका था जहां वो काउज और दूसरे जानवरों की देखभाल करने का काम करता था। एक फार्म में गाय का बच्चा डिलीवर करने में मदद करवाने पर फार्मर उससे रिश्ता ढूंढने की बात करता है तो वो कह देता है कि मैं पहले ही किसी लड़की से शादी करने वाला हूँ जिससे मैं हर हफ्ते सियोल मिलने जाता हूँ। दूसरी तरफ कांघी सोल में एक मामूली सी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रही थी जहाँ मैनेजर उसे कमजोर सी लड़की कहकर नीचा दिखा रहा था। तब वो गुस्से में आकर उसका बाजू मरोड़ देती है और उसकी बदतमीजियों से तंग आकर खुद ही ये जॉब छोड़ देती है। बाहर जाते हुए उसे जिंगू नाम की एक औरत मिलती है जो कि कंस्ट्रक्शन की निगरानी करने आई थी। वो जानती थी कि कांघी एक अच्छी इंटीरियर डिजाइनर है जिसे अच्छी जगह पर काम करने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए वो उसे अपनी कंपनी मोमेट में अप्लाई करने का बोलती है। कांघी भी उसे बता देती है कि उसने पहले भी अप्लाई किया था मगर वो लोग उसको छोटी यूनिवर्सिटी से पढ़ने की वजह से रिजेक्ट कर देते थे। अब वो किसी भी झूठी उम्मीद पर नहीं रहना चाहती। तब जिंगू उसे बताती है कि मोमेंट में वो एक डायरेक्टर है इसलिए इस बार वो उस पर भरोसा रखे। बाद में वो अपना पोर्टफोलियो लेकर मोमेंट के ऑफिस आती है तो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उसे वेट करने के लिए बिठा देती है और खुद फोन पर किसी को बताने लगती है कि डायरेक्टर किसी रात चलती लड़की को डिजाइनर बनाने ले आई हैं। भला कंस्ट्रक्शन साइट पर धक्के खाने वाली डिजाइनर खाक बनेगी। ये सारी बातें सुनकर वो उठकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उससे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। मगर बाहर चलते हुए उसे योन्सियो का ख्याल आने लगता है जो उसे हारा हुआ देखकर खुश नहीं था। यही सोच कर के वो हार नहीं मानेगी। वापस मोमेंट जाकर जबरदस्ती डायरेक्टर जिंगू के ऑफिस में घुस जाती है और उसे अपना पोर्टफोलियो और डॉक्यूमेंट्स दिखाती है। जिंगू उसे डिजाइन टीम के हेड मिस्टर मॉक के पास ले जाकर उसे प्रोजेक्ट में काम दिलवाने की बात करती है तो वो भी नखरे करते हुए उसे फुल टाइम जॉब देने की बजाय पहले एक इंटर्न के तौर पर रख लेता है। इस हफ्ते भी योन्सियो हमेशा की तरह सोल आता है और अपने दोस्त हानवू से मिलता है जो कि उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि योन्सियो हर हफ्ते कांघी से कहीं टकरा जाने की उम्मीद पर सोल आता रहता था। वहाँ कांघी मिस्टर मॉक के साथ क्लाइंट से मिलने आती है जो कि एक काफी अमीर लड़का क्यूंग था जो अपने उन दोस्तों के लिए घर बनवा रहा था जिनकी जल्द ही शादी होने वाली थी। कांघी तब उनसे जिद करती है कि घर उन लोगों से पूछकर उनकी मर्जी से बनाना चाहिए। हालांकि मिस्टर मॉक इस बात पर मना करता है लेकिन क्यूंग इस बात से अग्री करता है और कांघी वहां रुककर मेजरमेंट्स ले लेती है। वो तब उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है लेकिन कहाँ देखा है ये मुझे याद नहीं। कांघी भी उससे काम के बारे में कुछ बातें करती है और फिर ये दोनों बाहर कॉफी लेने चले जाते हैं तो वहीं योन्सियो और हानवू बैठे हुए थे। योन्सियो की नजर उस पर पड़ गई थी मगर वो अपनी जगह पर जम गया था और जब तक वो उसके पीछे जाता वो यहाँ से जा चुकी थी। कांघी घर वापस जाकर दुल्हन से पूछ कर उसके घर का डिजाइन बनाती है जो कि इस्तर को बहुत अच्छा लगता है। अगले कुछ दिनों तक वो बहुत मेहनत करके डिजाइन को पूरी तरह से तैयार करती है मगर बाद में मिस्टर मॉक उसके डिजाइन को सबके सामने बेइज्जती करके उसे फायर कर देता है। फिर जिंगू मिस्टर मॉक से बोल रही थी कि उसका डिजाइन तो बहुत अच्छा है,
फिर उसे क्यों निकाला जा रहा है। तो वो बोलता है कि ये डिजाइन हमारी कंपनी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है। कांकी एक पी ग्रेड डिजाइनर है। अपनी बेइज्जती सुनकर फिर वो आखिरकार ऑफिस जाकर उसकी भी बेइज्जती कर देती है और कहती है कि तुम क्या मुझे फायर करोगे, फायर तो तुम्हें मैं करती हूँ अपनी जिंदगी से। कंपनी से निकलते हुए उसे रास्ते में फिर से यूनसियो का ख्याल आता है, मगर वो वहाँ से गुजर जाती है। घर वापस आते हुए रास्ते में बर्फ गिरने लगती है तो हमें छोटे योनसियो और कांकी दिखाए जाते हैं। तब योनसियो ने उसके कहने पर पहली गिरी 10 बर्फों को खाया था और मन्नत मांगी थी कि उसकी शादी अपने पहले प्यार यानी कांकी से हो। आज भी घर वापस आके बर्फ गिरते हुए देखकर योनसियो वही बात याद कर रहा था कि तब उसे उसका फ्रेंड भागते हुए आकर ग्रैंडपा की मौत की खबर सुनाता है। अगले दिन फ्यूनरल पर सभी लोग ग्रैंडपा की मौत का शौक बना रहे थे। सभी सोच रहे थे कि शायद कांगी फ्यूनरल पर नहीं आएगी क्योंकि वो पिछले 10 साल से वापस नहीं लौटी, मगर तब वो वाकई में वहाँ पहुँच जाती है और सब दोस्त और जानने वाले उसे इतने साल बाद देखकर हैरान हो चुके थे। तब सबसे पहले योनसियो आकर उसके गले लगता है और उसे बताता है कि ग्रैंडपा अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो भी योनसियो को पहचान कर हैरान हो जाती है क्योंकि अब वो काफी बदल चुका था। योनसियो को मिलने के बाद वो ग्रैंडपा को जाकर रिस्पेक्ट पे करती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे ग्रैंडपा की तस्वीर उससे बातें करने लगी है। वो उसे बताते हैं कि उन्होंने कांगी को कितना याद किया, जबकि कांगी उनसे कहती है कि आपने मेरे साथ वो क्यों किया था। खैर अब आप इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं ये बात भूलने को तैयार हूँ। इतने में योनसियो की माँ सूंजा भी वहाँ पर भागती हुई आती है और तस्वीर के सामने गिर जाती है। कुछ ही देर में वहाँ कांगी के डैड और योनसियो के दूसरे फादर आते हैं जो कि उसकी मॉम के दूसरे हस्बैंड थे। योनसियो तब देखता है कि कांगी यहाँ से पहले ही चली गई है क्योंकि यहाँ पर आने वाले लोग उसके और उसकी माँ के बारे में काफी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, इसलिए वो ये सब छोड़ छाड़ कर यहाँ से जल्दी चली गई। योनसियो तब उसके पीछे जाकर उसे रोकता है और उसे कहता है कि वो खाना खा कर जाए। वो वापस अंदर आकर अपनी फ्रेंड आर्युन के साथ बैठकर बातें करती है। तभी वहाँ बैठे कुछ लोग फिर से कांगी और उसके दोस्तों का मजाक उड़ाने और बेइज्जती करने लगते हैं और पता चलता है कि ये उनके पुराने क्लासमेट्स थे जो कि बचपन में भी इसके दोस्तों से पंगा लेते थे। वो कांगी को मोटल में रहने और योनसियो को मोटा होने पर चिढ़ाया करते थे। तभी उस बदमाश बच्चे पर आसमान से आसमानी बिजली गिरी थी। आज के दिन भी कांगी उस आदमी की टेबल पर जाकर उन्हें याद कराती है कि तुम तो वही हो ना जिस पर बिजली गिरी थी। उसका नाम ह्यून यूल था जो उन बदमाश बच्चों का लीडर था। वो कांगी से आज फिर उलझने लगता है और गुस्से में उस पर ड्रिंक फेंक देता है। वो भी बदले में उस पर नूडल्स का बाउल फेंक देती है और जब वो वहां से जाने लगती है तो वो एक बोतल उसकी तरफ मारता है जो योनसियो आगे आकर उसे लगने नहीं देता। जब ह्यूनयुल हद से आगे बढ़ता है तो वो उसे पंच मार देता है और कांगी को खुद बाहर ले जाता है। बाद में योनसियो की मॉम सूंजा बाकियों की तरह कांगी को सारी बातों और तमाशे का जिम्मेदार ठहराती है और अपने बेटे योनसियो को उससे दूर रहने को बोलती है। उधर सोल वापस आने के बाद कांगी उस छोटी सी लॉज में किराए पर रह रही थी कि तब उसे वहाँ क्यों की तरफ से घर के डिजाइन के बारे में कॉल आती है तो वो उसे जल्दी से फोन उठाकर बता देती है कि मैंने मोमेंट छोड़ दी है, अब मैं उस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रही। फोन बंद करने के बाद उसे याद आता है कि जॉब छोड़ने के बाद उसने ड्रिंक करके क्यूंग से फोन पर बात की थी और तब उसने घर आकर कांगी के डिजाइन देख लिए थे और तब से वो उसी को डिजाइनर के तौर पर रखना चाहते थे। इस्तर और क्यूंग ने मिस्टर मोक को भी बता दिया था कि उन्हें कांगी वापस चाहिए, इसीलिए मिस्टर मोंग अब कांगी को हाथ जोड़कर मना रहा था कि वो काम पर वापस लौट आए, मगर वो ऐसे आदमी के साथ काम करने से साफ इनकार कर देती है जिसे वो पसंद नहीं करती। अब क्यूंग और ईस्टर ने उसे डायरेक्टली उनके साथ काम करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की ऑफर की थी। वो इनकी ऑफर मान लेती है मगर पैसे नहीं लेती क्योंकि उन्होंने उसे इज्जत देकर पहले ही पे कर दिया था। ईस्टर उसे दोस्त बनने की ऑफर करती है और अपनी शादी पर इनवाइट कर लेती है। घर वापस आकर उसे पैसों की कमी का भी एहसास तब होता है जब उसके लॉजेस में पानी की प्रॉब्लम होने की वजह से वो बाथरूम यूज नहीं कर पाती। तब उसे उसकी फ्रेंड आर्युम फोन करके पूछती है कि क्या वो कुछ दिन सियोल में उसके साथ रह सकती है, तो वो झूठ बोल देती है कि मैं अभी अपनी कंपनी की बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ, इसीलिए अभी ऐसा नहीं कर पाऊंगी। आर्युम योनसियो को भी बता देती है कि वो कंपनी में काम करने के बारे में झूठ बोल रही है, उसे हमसे दोस्त होने के नाते अपनी प्रॉब्लम्स नहीं छुपानी चाहिए। तब उन दोनों को एक लड़की नानू मिलती है जो कि कुछ डॉग्स को कहीं से छुड़ा कर ले आई थी। वो इन डॉग्स को एक डॉग शेल्टर में भेज देता है जो कि उसने अपने वेट स्कूल में शुरू किया था। नानू को वो बहुत अच्छा लगता है और योनसियो के मशहूर होने की वजह से वो उसकी फैन भी थी, इसलिए वो आर्युम से भी पूछने लगती है
कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है और वो क्रिसमस पर फ्री होगा या नहीं। वहाँ कांगी ईस्टर की शादी अटेंड करती है और इसी में वो अपनी और योनसियो की शादी को भी इमेजिन करने लगती है। इतने में उसे जुंगू भी मिलती है जिसने कांगी की तरह मोमेंट छोड़ दी थी और अब वो कांगी को अपनी नई कंपनी ज्वाइन करने के लिए बुला रही थी। बाद में क्योंग आकर देखता है कि कांगी शादी हॉल की ड्राइंग बना रही थी। वो उससे बातों ही बातों में आफ्टर पार्टी पर भी इनवाइट करता है मगर वो आने से इनकार कर देती है। फिर वो योनसियो को फोन करके उसे शुक्रिया बोलती है क्योंकि उसने ह्योनियोल से उसे बचाया था। मगर तभी उसके पीछे से नानू की आवाज आती है तो कांगी को काफी बुरा लगता है कि योनसियो इस वक्त किसी लड़की के साथ है। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। उसके डैड भी उसे बाद में फोन करके होटल में मिलने बुला रहे थे मगर वो मिलने आने से इनकार कर रही थी। वो क्योंग से जाकर मदद मांगती है ताकि वो उसके साथ एक आदमी से मिलने चले और उसे बता दे कि तुम्हारे होते हुए मुझे उसके सहारे की जरूरत नहीं। वो क्योंग के साथ होटल पहुंचती है तो वहाँ चुनपिल नहीं बल्कि योनसियो उसका इंतजार कर रहा था जिसे कांगी से कुछ कहना था मगर वो उन दोनों को हाथों में हाथ डाले देखकर चौंक जाता है। तब उसे याद आता है कि 10 साल पहले योनसियो और हानवू हर हफ्ते की तरह सोला कर कांगी को ढूंढ रहे थे। तब इतनी कोशिशों के बाद उसे वो एक स्टोर में काम करती हुई मिली थी जहां उसका बॉस उस पर चिल्ला रहा था और सैलरी नहीं देना चाहता था। तब क्योंग ने आकर उसकी वीडियो बना ली थी और दुकानदार से उसे बचाने में उसकी मदद की थी। तब कांगी ने योनसियो को भी देख लिया था और उसको आकर बोला था कि दोबारा मेरे पास कभी मत आना। फिर वो क्योंग के पास जाकर उसकी बनाई हुई वीडियो लेने लगी जो देखकर योनसियो को बुरा लगा था। प्रेजेंट में क्योंग को कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए वो योनसियो से बोल देता है कि कांगी अब मेरी हो चुकी है, इसकी ओनरशिप मुझे दे दो। यहाँ पता चलता है कि 10 साल पहले इन्हें साथ देखकर ही योनसियो ने सोचा था कि वो भी सोल के लड़कों की तरह हैंडसम बनेगा और अपना वजन कम करके फिर वापस लौटेगा। वो वापस आकर एक्सरसाइज करने लगता है और यूं कुछ अरसे में वो भी हैंडसम बन जाता है। आज के दिन वो क्यों के साथ हाथ मिलाकर उसे बता देता है कि उसने 10 साल पहले उसे स्टोर में कांगी की मदद करते देखा था। इस बात पर वो भी हैरान होता है। योनसियो को पहले ही गलतफहमी हो गई थी, इसलिए बात को खत्म करने के लिए वो क्यों को पकड़कर बाहर ले जाती है। वो उससे पूछता है कि उसने पहले उसे क्यों नहीं बताया कि हम पहले भी मिल चुके हैं। तो वो बताती है कि मैं किसी भी पास्ट के इंसान के साथ काम नहीं करना चाहती थी। तब वो उसे अपने होटल की डिजाइन टीम ज्वाइन करने की ऑफर करता है। उससे मिलने के बाद वो फिर से योनसियो के पास होटल रूम में वापस जाकर उसके गले लग जाती है। वो अंदर चलकर उसे उसकी फेवरेट कैमोमाइल टी बना कर देता है। वो पूछती है कि डैड की जगह यहाँ तुम क्या कर रहे थे। तो वो कहता है कि मुझे उन्होंने ही यहाँ भेजा था, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ, तुम हम दोनों को लेकर जो भी फैसला लो। वो उसे उसका बर्थडे गिफ्ट यानी कि एक नेकलेस भी दे देता है और बताता है कि उसने कांगी के जाने के बाद से लेकर अब तक उसका इंतजार किया है। वो उसे कहती है कि इस तरह की बातें मत करो, मेरा दिल धड़कना भूल जाएगा। वो उसके करीब आने लगता है कि तभी उसकी मॉम का फोन आ जाता है। वो फोन सुनने जरा बाहर जाता है तो कांगी को वो सारे लोग याद आने लगते हैं जिन्होंने उसकी बेइज्जती करके उसे वो टाउन छोड़ने पर मजबूर किया था। वो योनसियो के वापस आने पर उसे बता देती है कि उसे याद आ गया है कि उसने वो टाउन क्यों छोड़ा था और इन दोनों का रिश्ता आगे क्यों नहीं बढ़ सकता। वो कहता है कि अगर तुम अब चली गई तो मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। तो वो मान जाती है और अपने पहले प्यार को यहीं पर खत्म करके वहां से चली जाती है। बाद में कांगी जियोंगो और क्योंग के साथ मिलकर एक नई कंपनी में काम करने लगती है। लेकिन जब क्योंग से पता चलता है कि ये लोग होटल्स की जगह मोटल्स पर काम करेंगे तो उसे झटका लगता है। उसे मोटल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो उन लोगों को भी बताती है कि मैं भी एक मोटल ओनर की बेटी हूँ और जब मैं बचपन में अपने डैड को बताया करती थी कि स्कूल में बच्चे मुझसे इसी वजह से दोस्ती नहीं करते क्योंकि मैं मोटल में रहती हूँ, तो डैड मीठी मीठी बातें करके मुझे ये बातें भुला दिया करते थे। यही शर्मिंदगी याद करके वो इस प्रोजेक्ट पर काम करने से इनकार कर देती है। रात को क्योंग उसे मनाने के लिए उसके अकाउंट में 5 करोड़ वॉन भेज देता है, जिसका मैसेज पढ़ने के बाद वो हैरान होती है। मगर फिर बाहर ईस्टर उससे मिलने आ जाती है। उधर टाउन में हानवू के डैड उस पर गुस्सा हो रहे थे कि वो सोल में अपनी जॉब छोड़कर यहाँ रहने आ गया है। चुनपिल उसे समझाता है कि बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ रहना ज्यादा बेहतर है। दूसरी तरफ योनसियो को पता चलता है कि उसकी मॉम सुंजा उसके ग्रैंडपा का हॉस्पिटल बेच रही है, तो वो वहाँ जल्दी से पहुंचकर उन लोगों को वो बेचने से इनकार कर देता है। इनके जाने के बाद वो मॉम से कहता है कि मैंने ग्रैंडपा से वादा किया था कि मैं हॉस्पिटल का ख्याल रखूंगा। जब सुंजा बताती है कि उन्होंने और उनके हस्बैंड ने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं और उन्हें पैसों की जरूरत है, तो वो कहता है कि आप मेरे घर में रह लीजिए, मैं कहीं और रह लूंगा, लेकिन हॉस्पिटल कहीं नहीं जाएगा। फिर वो अपना सामान लिए मोटल रहने पहुंच जाता है जहां अब हानवू भी रहने वाला था। वो 3 दोस्त और चुनपिल एक साथ बैठे हंसते खेलते बातें करने लगते हैं कि कैसे वो सब कांघी से अलग हो गए। उधर आखिरकार कांघी मोटल प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए राजी हो चुकी थी
और इसीलिए वो क्यूंग के साथ एक मोटेल का सर्वे करने आई थी। वहाँ उसे लिफ्ट में ह्यून यूल मिलता है जो कि एक लड़की के साथ था। वो कांगी को वहाँ देखने के बाद बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद वो क्यूंग को बताती है कि अब ये टाउन वापस जाकर अफवाहें फैला देगा कि जो कुछ ये खुद कर रहा था वो करते हुए इसने मुझे देख लिया। वाकई में सोल वापस जाकर वो योनसियो और उसके दोस्तों के सामने वही कहानियां गढ़ने लगता है कि कांगी किसी आदमी के साथ मोटल में रंगे हाथों पकड़ी गई। वो लोग उसकी बकवास पर कांगी की साइड लेते हैं और योनसियो भी उसे वार्न कर देता है कि अगर उसने दोबारा कांगी को बदनाम करने की कोशिश की तो वो उसकी जान ले लेगा। दूसरी तरफ कांगी काम पर सबको बताती है कि उसे इस कंपनी में काम करने के लिए ईस्टर ने राजी किया था। उसी ने बार में ले जाकर कांगी को समझाया था कि उसे उन लोगों के साथ काम करने का मौका जाने नहीं देना चाहिए जो उसकी और उसके काम की कदर करते हैं। जुंगू तब उसे एक प्रोजेक्ट की साइट मैनेजर की जिम्मेदारी सौंपती है जिस पर वो बहुत खुशी खुशी ये जिम्मेदारी कबूल करती है। मगर जब उसे पता चलता है कि वो जगह उसका अपना टाउन हानायूप है तो वो वहाँ काम करने से फौरन इनकार कर देती है। वहाँ वापस ना जाने की खातिर ये इन दोनों से दूर दूर रहने लगती है और डेट का बहाना बनाकर ऑफिस से निकल जाती है। क्योंकि उसके पीछे जाता है तो उसकी फ्रेंड आर्युम उसके घर आई हुई थी। कांगी उसे अपनी नई अपार्टमेंट में ले जाती है जो उसे नई कंपनी ने दिया था। वो उसे ये भी बताती है कि वो इस कंपनी की फाउंडिंग मेंबर है। क्योंकि भी आर्युम से मिलने के बहाने अंदर घुसने की कोशिश करता है मगर वो उसे बाहर निकाल देती है। आर्युम उसकी हरकतें देखकर कहती है कि जरूर ये तुम्हें लाइक करता है। वो उसे योनसियो के बारे में भी खबर देती है कि वो अपनी किसी जूनियर को डेट कर रहा है और शायद जल्द ही उनकी शादी भी हो जाए क्योंकि कांगी के अलावा अब वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है। ये खबरें कांगी को उदास कर देती हैं। बाद में हानायूप में साथ काम करते हुए नानो योनसियो से ड्राइविंग सीख रही थी ताकि अपने काम में बेहतर बन सके। इतने में एक गाड़ी पास आते देखकर वो घबरा जाती है और टक्कर होते होते दोनों गाड़ियां अचानक रुकती हैं। नानू बहुत घबरा गई थी इसलिए योनसियो बाहर निकलकर दूसरी गाड़ी वालों से माफी मांगकर नानू को उठाकर बाहर निकालता है। इतने में दूसरी गाड़ी से क्यूंग और कांगी निकल आते हैं। वो योनसियो की तरफ देखकर मुस्कुराती है मगर फिर टूटा हुआ दिल लिए वहां से मुड़कर दूर जाने लगती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि अब कांगी योनसियो और नानू की शादी रुकवाने की कोशिश कर रही थी मगर योनसियो का कहना था कि अब वो जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। वो नानू से भी लड़ने और उसके बाल खींचने की कोशिश करती है। तब पता चलता है कि उसको सिर्फ सपना आ रहा था जिसे देखते हुए वो असली में भी आर्युम के बाल खींच रही थी। ये दरअसल कुछ वक्त पहले की बात थी जब वो दोनों उसकी अपार्टमेंट में थी। वो जागने के बाद आर्युम से पूछती है कि अगर वो वापस हानायूप गई तो क्या होगा। उसका कहना था कि तुम दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो इसलिए कुछ भी नहीं होगा। कांगी जिद करती है कि वो वापस नहीं जाएगी। बाद में काम पर जियोंगू का एक एक्सीडेंट हो गया था इसलिए आखिरकार कांगी को ये प्रोजेक्ट लेने पर मानना पड़ता है क्योंकि अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो दोनों तब एक साथ हानायूप आ रहे थे तो उसने गाड़ी में ही क्यूंग को समझा दिया था कि वहां पहुंचकर मुझे मेरे नाम से मत बुलाना। तो वो कहता है कि फिर मैं तुम्हें मिस मैनेजर बुलाऊंगा। जब ये लोग क्लाइंट की लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वो मोटल कैलिफोर्निया निकलता है। वो काफी परेशान होती है मगर फिर अपने डैड से हुलिया बदलकर मिलने पहुंच जाती है। चुनपिल ने उसे पहचान लिया था मगर फिर भी वो फ्लो के साथ जलते हुए बात जारी रखते हैं। क्योंगु ने बताता है कि वो कैसे मोटल की ब्रांडिंग होटल के नाम से करेंगे जिससे होटल और मोटल का फर्क मिट जाएगा। चुनपिल को अपनी बेटी की प्लानिंग सुनकर उसके काम पर बहुत नाज होता है। वो छत पर जाकर अपना पुराना वक्त याद करता है जब वो छोटी कांगी से कहा करता था कि वो सामने वाली बिल्डिंग खरीदकर वहाँ एक पूल और बार बनाएगा मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आज कांगी ने जो प्लान उसे दिया था वो प्लान बिल्कुल उसी तरह का था। वो वापस आकर डिजाइनर्स के प्लान पर राजी हो जाता है। वापस जाते हुए कांगी को याद आता है कि उसके डैड ने मोटल कैलिफोर्निया की लाइट्स में एम को बुझा दिया था ताकि वो होटल पढ़ा जाए क्योंकि उनकी हमेशा से होटल बनाने की तमन्ना थी। फिर वो और क्यूंग साथ में कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर काम देख कर आए थे और वहाँ से वापस जा रहे थे कि तब उनकी गाड़ी योनसियो और नानू से टकराने वाली थी। अब जब वो उन्हें देखकर वहाँ से जा रही थी तब योनसियो उसके पीछे आकर पूछता है कि यहाँ तुम्हारा कैसे आना हुआ। वो कहती है कि मैं यहाँ काम करने आई हूँ और खामोशी से काम पूरा करके यहाँ से चली जाऊंगी। किसी को भी मेरे यहाँ आने के बारे में मत बताना। बाद में क्यों समझ जाता है कि योनसियो कांगी का पहला प्यार था। वो उसे बताती है कि वो सिर्फ मेरा पहला प्यार ही नहीं बल्कि मेरा सेवियर भी था। यहाँ पता चलता है कि बचपन में योनसियो एक ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर इनके स्कूल में आया था। छोटी कांगी ने उसे अपने फ्रेंड ग्रुप में पहले ही दिन भर्ती कर लिया था। वो दोनों उसी दिन से साथ में थे। बड़े होकर भी उसने कांगी को बताया था कि वो उसे स्कूल के पहले दिनों से ही पसंद करने लगा था।
प्रेजेंट में योन्सियो को मोटल आने के बाद पता चलता है कि टाउन में हर किसी को कांगी के वापस आने के बारे में पता चल चुका है। उसके आने के बाद अफवाहों का भी सिलसिला शुरू हो गया था और हानवो और स्योंगयोन भी योन्सियो को बता देते हैं कि क्योंग के बारे में अफवाहें फैल रही हैं कि वो एक सट्टेबाज आदमी है। उसे ये बातें सुनकर कांगी की फिक्र होती है तो वो क्योंग का पीछा करता है। क्योंग को रास्ते में एक पपी बंधा मिलता है तो वो उसे छुड़ाने के लिए गाड़ी से निकलकर बाहर चला जाता है। योन्सियो भी बाहर आकर उस पपी को छुड़ाने में उसकी मदद करता है और उसे अपने क्लिनिक ले जाने लगता है। वो उससे पूछता है कि कांगी यहाँ पर स्कार्फ और सनग्लासेस पहनकर क्यों घूम रही है, क्या उसके चेहरे पर मारपीट के निशान हैं? तो वो हंसकर कहता है कि कांगी मार खाने वालों में से नहीं है। वहाँ कांगी योन्सियो के क्लिनिक पहुँचती है जहाँ वो नानू से मिलने आई थी और वहाँ उसे अपनी पुरानी पालतू बिल्ली भी मिलती है जो उससे बहुत प्यार करती है। नानू उसकी वीडियो बना लेती है क्योंकि ये कैट पहली बार किसी से इतना प्यार कर रही थी। योन्सियो जब क्लिनिक वापस आता है और डॉग को केज में बंद करता है तो नानू उसे बताती है कि कोई उसे मिलने आया था। वो कांगी की वीडियो भी दिखाती है जिसे देखकर वो उसे मिलने भागता है मगर वो फिलहाल कहीं भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ क्योंगी स्तर के साथ अपने लिए हानायूप में रहने के लिए नए कपड़े लेने आया था तो वो कहती है कि तुम जरूरत ना होने के बावजूद भी उसके साथ टाउन में रुके हुए हो, मतलब साफ है कि तुम्हें कांगी से प्यार हो गया है। ये सुनकर वो भी सोचता है कि क्या सच में। उधर कांगी एक होटल में बैठी शराब पी पी कर रो रही थी क्योंकि नानू को मिलने के बाद उसे भी इन दोनों का जोड़ परफेक्ट लग रहा था। फिर बाद में योन्सियो को अपने दोस्तों से पता चलता है कि कांगी इस वक्त एक होटल में बेहोश बैठी है और होटल के मालिक ने उन्हें फोन करके बुलाया था। वो भी वहां पहुंचता है तो वो उसकी गोद में सर रखकर सो जाती है जिस पर सभी लोग एक दूसरे का मुंह तकते रह जाते हैं। वो लोग फिर उसे मोटल ले जाते हैं क्योंकि उन्हें उसके रहने की जगह मालूम नहीं थी। वो उसे उठाकर बेड पर लेटाता है और उसके कहने पर पास ही बैठ जाता है। वो नशे की हालत में उसे बुरा भला बोलती है कि उसने अपने वादे तोड़ दिए, उसने अपना वजन भी घटा लिया और किसी दूसरी लड़के को डेट भी करने लगा। उधर क्योंग भी कांगी के लापता होने पर पुलिस स्टेशन पहुंच गया था जहां एक पुलिस वाला टाउन की ग्रुप चैट पढ़ रहा था और उसे बता रहा था कि कांगी एक होटल में ज्यादा पीकर बेहोश हो गई थी और उसे गैंगस्टर्स उठाकर ले गए थे। गैंगस्टर्स दरअसल कांगी के ही फ्रेंड ग्रुप का नाम था और ये टाउन बहुत छोटा सा था इसलिए हर किसी को हर बात बहुत जल्दी पता चल जाती थी। मगर क्योंग को उस पुलिस वाले की हरकतों पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके मदद ना करने के बाद मोटल पहुंचकर उनसे कांगी को छोड़ने को बोलता है। तब योन्सियो आकर उसे बता देता है कि ये कांगी का अपना घर है और मिस्टर चुनपिल उसके डैड हैं। सुबह होने पर कांगी को रात वाली बातें याद करके बहुत पछतावा होता है। जब वो बाहर निकलती है तो रूम के बाहर क्योंग भी सोया हुआ मिलता है। फिर ये दोनों साथ में नीचे जाकर नाश्ता करते हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी नाश्ता कर रहे थे। योन्सियो को अर्जेंट कॉल आती है तो वो खाना बीच में ही छोड़कर चला जाता है तो कंस्ट्रक्शन वाले भी बात करने लगते हैं कि आजकल ये अपने क्लिनिक वाली किसी लड़की नानू के साथ घूमता है, जरूर इनके बीच कुछ चल रहा होगा। ये बातें कांगी को और भी ज्यादा दुखी करती हैं। बाद में काम पर क्योंग उसे बताता है कि वो समझ गया है कि कांगी अचानक टाउन में आने के लिए राजी इसीलिए हो गई थी क्योंकि वो नानू के बारे में जानना चाहती थी। इसीलिए उसकी मदद करने की खातिर वो नानू से मिलवाने उसे अगले दिन अपने साथ योन्सियो के क्लिनिक ले जाता है जहां उसका रेस्क्यू किया हुआ डॉग था। कांगी देखती है कि योन्सियो के आते ही नानू उसका कितना ख्याल रख रही थी। वो लोग योन्सियो के आने के बाद उससे थोड़ी बहुत बातें करके वहाँ से चल पड़ते हैं। क्यों कहता है कि अब तो तुम्हें तसल्ली हो गई होगी कि नानू एक अच्छी लड़की है और उसके योन्सियो के साथ होने में कोई भी बुराई नहीं। इस पर वो कहती है कि जरूर तुमने आज तक किसी से सच्चा प्यार नहीं किया। बाद में वो एक आइसक्रीम शॉप में बैठी आइसक्रीम खा रही थी कि तब वो दोनों भी आइसक्रीम लेने पहुंच जाते हैं। उन्हें फिर से साथ देखकर वो बहुत नाराज होती है और बाहर जाकर रोते हुए कहती है कि तुम बहुत बुरे हो। इतने में योन्सियो भी वहां पहुंचकर उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो तो वो कहती है कि तुम बहुत बदल गए हो। ये बात सुनकर वो वहीं पर ठहर जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। यहाँ दिखाया जाता है कि स्कूल टाइम में कांगी जब भी घर वापस आती थी तब मोटल में कोई न कोई तमाशा चल रहा होता था जिस वजह से उसका मूड खराब हो जाता और वह तंग आकर वहाँ से चली जाती और उस खराब मूड को ठीक करने के लिए हमेशा योन्सियो ही उसे आइसक्रीम खिलाने ले चलता था। तब उसने योन्सियो से वादा लिया था कि वो उसके अलावा किसी के साथ भी आइसक्रीम बैठकर नहीं खाएगा। अब वही सारी बातें याद करके वो उसे बुरा भला बोलती है और रोते हुए कहती है कि तुम बहुत बदल गए हो। वो उसे कुछ कहने ही लगता है कि वो वहाँ से उठकर चली जाती है। रात तक वो उसका पीछा करता रहता है लेकिन उसके देखने पर छुप जाता है। फिर वो एक कोने में बैठकर कहने लगती है कि तुमने मुझे सारे रास्ते रोते हुए देखा
फिर भी तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रहे। फिर वो वहाँ से जाते हुए सोचती है कि उसे पहले प्यार को खत्म करने के लिए तो मैंने ही बोला था, तो फिर अब रोने का क्या फायदा। तभी उसके पास क्यूंग आ जाता है जो कि उसको चश्मा पहनाता है और उसे कहता है कि ये एक लिमिटेड एडिशन है, मैं तुमसे ये वापस मांग लेता लेकिन ये तुम पर बहुत जच रही है। वो उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। उन दोनों को साथ में योन्सियो भी देख लेता है। बाद में वो मोटल वापस आने के बाद मिस्टर कोन को उस आइसक्रीम शॉप से खरीदी हुई आइसक्रीम दे देता है और कहता है कि याद से ये कांघी को दे दीजिएगा। फिर वो अपनी कैट के पास बैठकर उसे भी कहता है कि आज कांघी रोते हुए कह रही थी कि मैं बहुत बदल गया हूँ, लेकिन मैं तो आज भी वैसा का वैसा ही हूँ। जब वो बाहर आता है तो ह्यूनवू उसे बताता है कि मिस्टर चुनपिल ने हमारे लिए कुछ कॉस्ट्यूम्स बनाए हैं और उन्होंने कहा है कि हम सब दोस्त ये पहनकर छत पर जमा हो जाएं। तो वो उससे वो कॉस्ट्यूम ले लेता है। वहाँ क्यूंग कांघी को लाते हुए बोल रहा था कि मुझे तुमसे कुछ पूछना था, वो ये कि अब हमें किसी और दूसरी जगह पर रहने की जरूरत नहीं, हम बाकी का टाइम मोटल कैलिफोर्निया में ही रहेंगे। कांघी हैरान होती है तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे तुम्हारे रोने की वजह पूछूंगा या ये पूछूंगा कि तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा कि मोटल कैलिफोर्निया तुम्हारा घर है और तुमने अपने बाप को मरा हुआ क्यों बताया और तुम अपने डैड को उनके नाम से क्यों बुलाती हो। मैं ऐसी चीजें भला क्यों पूछूंगा जिनके बारे में तुम बात नहीं करना चाहती, ये बातें मैं खुद पता लगा लूंगा। इस पर वो कहती है कि जिन लोगों को मेरा पास्ट पता हो मुझे उनसे सख्त नफरत है, इसलिए ऐसा करके तुम पछताओगे। कांघी जब छत पर पहुंचती है तो उसके सारे दोस्त कॉस्ट्यूम्स पहनकर उसका रेड कारपेट बिछाकर इंतजार कर रहे थे और इस रियूनियन पर उसे वेलकम बोल रहे थे। वो खुश होकर उनके साथ ही बैठ जाती है और फिर ये सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। उन सबको देखते देखते कांघी की बचपन की यादें ताजा होने लगती है। उसे तब वो बातें भी याद आती हैं कि जब स्कूल में ह्यूनियोल योन्सियो को तंग किया करता था तो वो भी उसे मजा चिखाया करती थी और कहा करती थी कि जिसने भी योन्सियो को परेशान किया मैं उसको भी उतना ही परेशान करूंगी। उसने योन्सियो का खास ख्याल रखा और अपने फ्रेंड ग्रुप में मिलाकर उसे बहुत सारी चीजें सिखाई। ह्यूनियोल इनसे अक्सर लड़ा करता था और वो योन्सियो से कहा करता था कि क्या तुम भी गैंगस्टर हो। तो कांघी ने आकर उससे कहा था कि हम कोई गैंगस्टर्स नहीं हैं, बल्कि हम सब एक फैमिली हैं। फिर वो अपने ग्रुप को वहाँ से लेकर चली गई थी। यूं अपने सारे पुराने दिनों को याद करते हुए वो काफी इमोशनल होती है। सभी लोग अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे थे तो वो योन्सियो के आने के बाद उससे पूछ लेती है कि क्या तुम्हारा हॉस्पिटल ठीक जा रहा है। तो वो कहता है कि एक ग्रैंडपा का छोड़ा हुआ हॉस्पिटल है, इसलिए उसमें काम करना मुझे अच्छा लगता है। स्युंगयुन कांघी से पूछता है कि वो अपने काम में कितनी खुश है तो वो जवाब नहीं दे पाती और कहती है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। उसको छोड़ने के लिए योन्सियो और आर्युम उसके साथ चलते हैं। बाद में कांघी क्यूंग के साथ एक जगह पर आई हुई थी और कह रही थी कि मुझे ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अच्छी तरह पूरा करना है। क्यूंग बोलता है कि अचानक ये सब क्यों कह रही हो, तुम तो पहले से ही अच्छा काम कर रही हो। तो वो कहती है कि 20 साल की उम्र में मैं यहीं से भागी थी और बिना कोई प्लान बनाए सोल चली गई थी। वहाँ मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और 2 से 3 पार्ट टाइम जॉब भी करती रही। जब मुझे मेरी डिग्री और फिर जॉब मिली तब मुझे लगा कि मैंने कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन आज अपने दोस्तों से मिलने के बाद मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे मैं ही एक लूजर हूँ। हर कोई यहाँ पर रहकर खुश रहा जबकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी और भाग गई। क्यों कहता है कि तुम भागी नहीं थी बल्कि तुमने एक चैलेंज लिया था। इस पर वो कहती है कि मुझे फिर इसे होटल कैलिफोर्निया बनाना है, इसे अच्छी तरह रेनोवेट करके इसका नक्शा बदलना है ताकि मैं सबको दिखा सकूं कि मैं गलत नहीं थी और मैं भी मेहनत करते हुए अच्छी तरह रह रही थी। इस पर वो कहता है कि क्रिसमस पर हम लोग एक अनवेलिंग पार्टी रखेंगे, तब तुम हानायुब के सारी पुलिस को बुलाकर दिखा देना कि कांघी ने भी अपनी जिंदगी अच्छी तरह जी है। ये बात सुनकर वो मुस्कुरा देती है। अगले दिन नानू को क्लिनिक पर एक इमरजेंसी कॉल आती है और पता चलता है कि किसी गाय की तबीयत खराब है जिसे फौरी तौर पर इलाज की जरूरत है। नानू ये सुनकर काफी परेशान होती है क्योंकि उसे बड़े जानवरों को डील करने का तजर्बा नहीं था और योन्सियो इस वक्त क्लिनिक पर नहीं था। वो जल्दी से अपना सामान लेकर ट्रक में बैठती है और उसे काफी मुश्किल भी हो रही थी। तब कांघी उसे घबराए हुए देख लेती है और फिर उससे बात पूछ लेती है तो वो उसे भी बता देती है कि एक बड़े जानवर का इमरजेंसी केस आया है, मिस्टर योन्सियो किसी काम पर गए हुए हैं और मुझे बड़े जानवरों का केसेस डील करने का तजर्बा नहीं है। कांघी उससे कहती है कि तुम मेरी गाड़ी में चलो। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे ये भी कहती है कि तुम खुद पर भरोसा रखो, योन्सियो ने अपनी असिस्टेंट के तौर पर तुम्हें चुना था तो जरूर तुम ये केस हैंडल कर लोगी। फिर वो उसके साथ फार्म पर उस काऊ को देखने जाती है जिसके पेट में बहुत ज्यादा गैस हो चुकी थी। वो उस गैस को इमरजेंसी में निकालने के लिए कट लगाने की बात करती है। सर्जरी की बात सुनकर काऊ का मालिक बहुत शोर मचाता है क्योंकि वो भी इस बात से डर रहा था कि नानू ने कभी पहले
पहले सर्जरी नहीं की। अगर कोई भी गड़बड़ हो गई तो काओ की जान चली जाएगी। कांगी काओ के मालिक को वहाँ से ले जाती है। इतने में वहाँ पर योनसियो भी पहुँच जाता है और कुछ ही देर में कामयाबी के साथ नानो उस काओ का इलाज कर लेती है और काफी खुश भी होती है कि उसने पहली बार इतना बड़ा केस खुद हैंडल कर लिया। योनसियो उसकी तारीफ करता है। बाद में आर्युम कांगी और क्यूंग को बता रही थी कि हमारे टाउन में कुछ दिन बाद एक फेस्टिवल होने वाला है जिसके लिए आसपास के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। कांगी उन लोगों को बता रही थी कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि बिल्डिंग की तरफ जाने वाले रास्ते अगर बंद हो गए तो कंक्रीट का मिक्सर वाला ट्रक भी वहाँ पर नहीं जा पाएगा। क्यों कहता है कि फेस्टिवल तो सिर्फ 4 दिन तक चलेगा, तो फिर हम तब तक अपना काम पोस्टपोन कर देते हैं और इस फेस्टिवल को एंजॉय करेंगे। कांगी कहती है कि अगर काम को बीच में ही छोड़ा गया तो मौसम और भी ज्यादा ठंडा होने की वजह से कंक्रीट को सूखने में और भी वक्त लगेगा और बिल्डिंग की ओपनिंग 10-15 दिन आगे चली जाएगी। मुझे ये काम जल्द से जल्द पूरा करके सोल वापस जाना है। उसकी ये बात योनसियो भी सुनकर वहाँ से गुजर जाता है और फिर बाहर आकर सोचता है कि क्या तुम्हें सोल इतना पसंद है। वो आर्युम से कहती है कि मुझे इस फेस्टिवल के सारे कमेटी मेंबर्स की लिस्ट ला कर दो, मैं उन लोगों को मनाऊंगी ताकि वो इस फेस्टिवल के लिए कोई और जगह रख लें। आर्युम अपने दोस्तों को भी जाकर बताती है कि उस फेस्टिवल की वजह से सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएंगे जिससे कंस्ट्रक्शन पर आने वाला मिक्सर ट्रक भी नहीं पहुंच पाएगा। उसके दोस्त कहते हैं कि कांगी की मदद करने के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। अगले दिन योनसियो अपने टाउन के कमेटी मेंबर्स के पास जाकर उनको उस फेस्टिवल का वेन्यू बदलने के लिए ऑफर करता है। वो उन सबको अच्छी अच्छी ऑफर्स देता है तो वो लोग उसकी ऑफर पर उसकी बात मान जाते हैं। बाद में फिर वो कंसेंट फॉर्म साइन करवाने के लिए एक और आदमी के पास आता है जो उसकी बात मानकर फौरन साइन कर देता है। लेकिन कांगी को पता नहीं था कि वो लोग भी इनकी मदद कर रहे हैं, इसलिए उस आदमी को मनाने के लिए वो भी वहाँ आ गई थी, जिसे देखकर योनसियो वहाँ से भाग गया था। कांगी उस आदमी से नहीं मिलना चाहती थी लेकिन यहाँ आना उसकी मजबूरी थी। दरअसल बचपन में उस आदमी ने कांगी से कहा था कि तुम्हारा बाप एक छोटे से टाउन में मोटल चलाने वाला आदमी नहीं था, देखा जाए तो उसकी हालत की जिम्मेदार तुम हो। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा न किया होता तो ये सब नहीं होता। कांगी को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया था और वो कह रहा था कि गवर्नर और मेयर की बेटियों को छोड़कर उसने किसी अनजान सी लड़की से शादी कर ली। जरा इस लड़की की आंखें और बाल देखो, ये तो हमारे जैसी लगती भी नहीं है। यूनसी उसे पकड़कर ले गया था और वो आदमी कहे जा रहा था कि इसने अपनी दादी को भी पागल कर दिया। उस आदमी की बातों पर गुस्सा होने की वजह से कांगी ने उस आदमी को एक रूम में कैद कर दिया था और वो आदमी काफी देर तक चिल्लाता रहा। आज जब वो उस आदमी के पास वापस आती है तो वो उसे देखते ही उस वेयर हाउस में बंद करने के लिए माफी मांगने का बोलता है और कहता है कि मुझे जब भी वो बात याद आती है मेरा खून खौल उठता है। तुम बचपन से ही बहुत बदतमीज थी, अब तुम मेरे सामने आई हो तो चलो उस बात की माफी मांगो। कांगी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो सब तो गुजर गया, अब मैं आपसे जो बात करने आई हूँ आप वो सुन लीजिए। लेकिन वो आदमी अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि तुम मुझे अपने अमीर बॉयफ्रेंड से पैसे भी लेकर दो और उसके अलावा सबसे पहले तुम मुझसे माफी मांगो। कांगी उनसे कहती है कि आप पहले मुझे इजाजत दे दीजिए कि उस फेस्टिवल का वेन्यू बदल दिया जाएगा, उसके बाद मैं आपसे माफी मांग लूंगी। आपको बस सारे कमेटी मेंबर्स को इकट्ठा करके मेरे सामने लाना है। इस पर वो कहता है कि पहले तुम मुझसे माफी मांगो, वो सब मैं बाद में देखूंगा। तभी योनसियो आकर कहता है कि माफी तो आपको मांगनी चाहिए, क्या आपको याद नहीं कि आपने बचपन में कांगी से क्या कहा था। वो कांगी को वहाँ से दूर ले जाता है तो वो उस पर गुस्सा होती है कि तुम मेरे काम में दखल क्यों दे रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें उनसे माफी मांगने की जरूरत नहीं थी, मैं कंसेंट फॉर्म पर कमेटी मेंबर्स के सिग्नेचर्स पहले ही ले चुका हूँ। इस पर वो और भी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि मैंने सोल में 10 साल गुजार कर इससे भी बदतर हालात देखे हैं, तुम्हें मेरी मदद करने आने की जरूरत नहीं है, तुम बार बार बीच में क्यों पड़ते हो। इस पर वो कहता है कि मैं तो सारी बात जानता था तो फिर मैं खामोश कैसे रह लेता। इस पर वो कहती है कि इसी बात का तो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि तुम मेरे पास्ट और जख्मों के बारे में सब कुछ जानते हो, इसीलिए तुम्हारे करीब आकर मुझे तकलीफ होती है। ये सब बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो कंस्ट्रक्शन साइट पर वापस आती है तो क्योंग उसे खबर देता है कि फेस्टिवल की जगह बदल दी गई है और यहाँ की ट्रैफिक भी खोल दी गई है। क्योंग ने भी कमेटी मेंबर्स को मनाने की कोशिश की थी, इसलिए वो उन लोगों को बता रहा था कि मैंने आफ्टर पार्टी के लिए स्पॉन्सरशिप की थी, इसलिए वो सब आखिरकार मान ही गए और तुम्हारे गैंगस्टर दोस्तों ने भी इस काम में हमारी मदद की थी। ये बात सुनकर कांगी को अच्छा नहीं लगता। यहाँ पता चलता है कि इन 3 दोस्तों ने पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ के पुलिस वाले की तारीफें करके उसे मनाया था ताकि वो जल्द से जल्द सारे ट्रैफिक ब्लॉक्स को उठवा दे और इन लोगों ने रातों रात ही फेस्टिवल की जगह के बदल जाने के बारे में सारे पोस्टर्स हर जगह लगा दिए थे। अगले दिन भी कंस्ट्रक्शन पर काम जारी था तो कांगी क्योंग से कहती है कि मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की और मैं उन्हें थैंक्स भी नहीं बोल सकती क्योंकि मैं काफी उलझी हुई हूँ। इस काम में तुमने भी मेरी मदद की तो उसके लिए तुम्हारा भी शुक्रिया। इस पर
पर वो कहता है कि शुक्रिया अदा करने के लिए तुम भी मेरे साथ बीफ फेस्टिवल में चलो। तो वो उसकी बात मान जाती है। फेस्टिवल में पूरे गांव के लोग आए हुए थे और योनसियो के साथ उसकी मॉम और नानू भी थी। मॉम नानू की बहुत तारीफ कर रही थी और बाकी सब लोग भी कह रहे थे कि नानू और योनसियो का जोड़ बहुत अच्छा है। उन लोगों को साथ में देखकर कांगी को बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी योनसियो और उसकी मॉम को कांग्रेचुलेशंस बोल देती है। तो मॉम उससे कहती है कि तुम्हारा भी शुक्रिया। मैं सोचा करती थी कि पता नहीं तुम्हारा क्या बनेगा, लेकिन अच्छा है कि तुम भी कामयाब हो ही गई और तुम्हें भी कोई ढंग का लड़का मिल ही गया। ये बात सुनकर वो क्यूंग का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से ले जाती है। क्यूंग कहता है कि मुझे लगता है कि उन लोगों को हम दोनों के बारे में कोई गलतफहमी है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, जब तक कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं होती हम दोनों को ये नाटक कर लेना चाहिए। वो कहता है कि इस काम के लिए फिर मेरी भी कुछ शर्तें हैं। वहाँ आर्युम स्योंग्युन को अपने साथ बीफ फेस्टिवल ले जाने के लिए प्रैक्टिस कर रही थी कि वो उससे क्या कहेगी, मगर तभी स्योंग्युन खुद उसके पास चला आता है और उससे फेस्टिवल पर साथ चलने के बारे में पूछ लेता है, जिस पर वो उसे हाँ कर देती है। रात होने पर कांगी फिर से फेस्टिवल आती है तो योनसियो उसे सच बताने लगता है कि उसके और नानू के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा, मगर वो उसकी बात सुनने की बजाय कह देती है कि मैं तुम्हें उसके लिए पहले ही मुबारकबाद दे चुकी हूँ। मुझे भी कामयाब हो जाने पर गांव के लोगों ने बहुत सारी कांग्रेचुलेशंस बोली है। हमारे गांव के लोग ये काम करने में तो बहुत ही अच्छे हैं। इस पर वो कहता है कि तुम उनकी बातें याद मत रखो, उन सबको भुलाकर अपनी जिंदगी जियो। इस पर वो कहती है कि यही सब करने की कोशिश कर रही हूँ और मेरे ख्याल से सुनने कहने को अब कुछ नहीं बचा। तभी उसके पास भागते हुए नानू आती है और योनसियो से कहती है कि आपकी मॉम आपको बुला रही है। फिर वो कांगी से कहती है कि क्या मैं आपको बहना बुला सकती हूँ? अगर उस दिन आप नहीं होती तो काऊ की सर्जरी करने के लिए मैं हिम्मत कभी नहीं जुटा पाती। मुझे उस दिन के लिए आपको शुक्रिया अदा करना है। वो उसे साथ में फेस्टिवल दिखाने ले जाने लगती है, मगर कांगी मना कर देती है। तो वो गले लगकर कहती है कि अगली बार हम लोग जरूर साथ में चलेंगे। कांगी को वहाँ से जाने के बाद बातें याद आने लगती हैं कि कैसे योनसियो की मॉम नानू की कितनी तारीफ कर रही थी और उसको भी यही लग रहा था कि उन दोनों की जोड़ी वाकई में बहुत अच्छी है। यहाँ दिखाया जाता है कि दरअसल योनसियो और नानू भी डेट करने का सिर्फ नाटक कर रहे थे। योनसियो ने उसे मना किया था कि वो कुछ वक्त के लिए ये नाटक बंद कर दें, मगर नानू का कहना था कि उसके घर वाले अब उसके लिए रिश्ता ढूंढने के लिए उसे तंग नहीं करते, इसलिए उसे ये नाटक करना अच्छा लग रहा है। योनसियो ने उसे बताया था कि मैं किसी को पसंद करता हूँ और उसके आने का इंतजार कर रहा हूँ। तो नानू ने कहा था कि जब तक वो फिर आ नहीं जाती तब तक हम लोग ये नाटक करते रहेंगे। वैसे भी हम लोगों के बारे में अफवाहें तो फैल ही चुकी हैं। इसी बात को सुनकर योनसियो ने उस नाटक को चलने दिया था। वहाँ फेस्टिवल में मॉम देखती हैं कि उनके नए हस्बैंड अब किसी पराई औरत के साथ बैठे हंस रहे थे। वो जल्दी से उनके पास जाकर गुस्सा करती हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। मॉम जब अपने हस्बैंड और उस औरत के साथ लड़ने की कोशिश करती हैं तो उनके हस्बैंड भी उन्हें मारना शुरू कर देते हैं और उन्हें सबके सामने बहुत ज्यादा पीटते हैं। मॉम को बचाने के लिए कांगी के डैड चुन पिलाते हैं और उनके हस्बैंड को कंट्रोल करते हैं। ये सारा तमाशा होते हुए कांगी भी देख रही थी और उसे ये सब देखकर अपनी पुरानी बातें याद आती हैं कि जब बचपन में उसकी मॉम का दूसरा बच्चा होने वाला था तब उनकी हालत बहुत खराब थी और वो कांगी को अपने डैड को फोन करने को कह रही थी और उसके डैड वक्त पर पहुंचे ही नहीं। ये याद करके उसे तकलीफ होने लगती है और वो वही सब याद करते हुए सारे तमाशे को देखने लगती है कि उसके डैड किसी और के झगड़े को रुकवा रहे हैं और अपनी जिंदगी पर ध्यान नहीं दिया। बाद में फिर वो डैड से अकेले में कहती है कि जब भी मिस सूजी को मदद की जरूरत पड़ती है आप कहीं ना कहीं से हीरो बनकर टपक पड़ते हैं। आपने कभी ना तो मेरे बारे में सोचा, ना ही मॉम के बारे में और ना ही मेरे छोटे भाई के लिए जो कि आपकी लापरवाही की वजह से मारा गया। अब वो वापस मोटल आ जाती है क्योंकि उसका मूड आज काफी खराब हो चुका था कि तब उसे मिस्टर कोन उसकी फेवरेट वाली आइसक्रीम ला कर दे देते हैं। वो पूछती है कि मुझे ये देने के लिए आपको किसने कहा? तो वो कहता है कि और कौन हो सकता है। वो उस आइसक्रीम को खाकर समझ जाती है कि ये उसके लिए योनसियो ने भेजी है। वो उससे मिलने उसके रूम में जाती है लेकिन वो वहाँ पर नहीं था और तब उसे पता चलता है कि उसका टेडी बियर आज भी उसके रूम में पड़ा हुआ था, जिसे उसने 10 साल पहले सोल जाते हुए उससे कहा था कि इस टेडी बियर को बेचकर मेरी बिल्लियों के लिए खाना ले लेना। ये देखकर वो हैरान होती है और फिर खुद बाहर जाकर इधर उधर योनसियो को ढूंढने लगती है। तब उसे दूर कहीं योनसियो एक बेंच पर बैठा मिलता है। वो उससे जाकर पूछती है कि तुमने मेरी मदद क्यों की, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? इस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे आंसू पोंछ नहीं सकता और मैं वो इंसान हूँ जिसको उसके पहले प्यार ने ठुकरा दिया। तो अब तुम्हारे लिए जितना मैं कर सकता हूँ मैं सिर्फ उतना ही कर रहा हूँ। हमारे रिश्ते की शुरुआत और अंजाम दोनों तुम्हारे हाथ में है, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो।
ताकि मैं तुम्हें भुला सकूं। तुम मेरी फिक्र मत करो और ना ही मुझसे नाराज हो। थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा लेकिन मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तो कांगी को भी बहुत दुख होता है क्योंकि वो उससे ये सुनने के लिए नहीं आई थी। योनसियो की बातों से दुख में आकर वो मोटल वापस आती है और आइसक्रीम फ्रिज से निकाल कर फेंक देती है क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका था। बाद में वो आर्यम के बुलाने पर एक डिनर पार्टी में जाती है जहाँ सारे हम उम्र लोग बैठे थे और क्योंग उन सबको अपना क्रेडिट कार्ड देकर गया था ताकि वो सब जितना चाहे उतना खर्चा कर सकें। वो सब क्योंग के पैसों पर महंगी महंगी चीजें मंगवा कर खा रहे थे और फिर आर्यम की बेइज्जती भी करने लगते हैं कि तुम इतनी सारी ब्लाइंड डेट्स पर जा चुकी हो तो अभी तक तुम्हें कोई लड़का क्यों नहीं मिला। ह्यून भी आदत के मुताबिक उनका मजाक उड़ाने लगता है। स्यूंग्यून तब गुस्से में आकर उन सब का मुंह बंद करवाता है और आर्यम को लेकर चला जाता है। कांगी भी उन सबको बात सुनाकर वहाँ से चली जाती है तो वो लोग कहने लगते हैं कि अगर तुम चली जाओगी तो फिर बिल कौन देगा। घर वापस आकर उसे आंटी सूजी बैठी नजर आती हैं जिनकी अपने करंट हस्बैंड के साथ तलाक और फिर नई शादी की बातें हो रही थी। ये सारी बातें सुनने के बाद वो अपने रूम में जाकर बाथरूम धोने लगती है। बाद में नानू योनसियो से बाहर आकर कह देती है कि वो कांगी के पास जाकर अपनी सारी गलतफहमियां दूर कर दे और उसे बता दे कि 10 साल से वो सिर्फ इसी का इंतजार कर रहा था और इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा। वो उससे बात करने उसके रूम के बाहर आता है तो उसे अंदर से बड़बड़ाने की आवाजें आती हैं। वो अंदर बैठी बाथरूम धोते हुए उसके बारे में ही गिला शिकवा कर रही थी कि क्या वो कुछ देर और मेरा वेट नहीं कर सकता था। झूठा कहीं का, मुझे नानू के आते ही भूल गया। वो उसकी बातें सुनने की कोशिश करता है और फिर अंदर अपने रूम में जाकर लेट जाता है जहाँ अब तक उसके बड़बड़ाने की आवाजें आती जा रही थी। तब वो देखता है कि कांगी क्योंग के साथ उसके रूम में आती है और योनसियो से कहती है कि अब हम दोनों एक हो चुके हैं। वो तब क्योंग से कहकर योनसियो पर हमला भी करवाती है और क्योंग उसे पकड़कर बहुत मारता है। फिर वो जब उसे बेड से घसीट कर नीचे गिराता है तब पता चलता है कि दरअसल उसे सिर्फ एक सपना आ रहा था। अगले दिन वो क्योंग को उसका कार्ड देती है और कहती है कि दोबारा किसी को भी अपना कार्ड मत देना। तो वो कहता है कि ये सारे वही लोग थे जिन्होंने बचपन में तुम्हें बुली किया था। मैं उन लोगों को यही दिखाना चाहता था कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा है और तुम्हें सोल में ख्याल रखने वाला एक अमीर लड़का भी मिल चुका है। उन सबको जलाकर ही तुम्हारा बदला पूरा होता है। और वैसे ही हमने कंस्ट्रक्शन साइट पर यह डील की थी कि जब तक कंस्ट्रक्शन का काम पूरा नहीं होता तब तक मैं तुम्हारा ऑफिशियल बॉयफ्रेंड हूँ और उसके बाद हम लोग ब्रेकअप कर लेंगे। वो उससे पूछता है कि चलो फिर बताओ कि आज हम क्या करने जाएं। तो वो कह देती है कि आज मुझे बहुत काम है। फिर वो क्लिनिक पे नानू से मिलने जाती है और उससे एक पर्सनल सवाल पूछती है कि क्या वो अपने पेरेंट्स के साथ खुश रहती है। अभी उसने जवाब दिया नहीं था कि तब वहाँ पर योनसियो आ जाता है तो नानू अपना काम करने चली जाती है। तब वो वही सवाल योनसियो से करती है कि क्या नानू के पेरेंट्स अब भी जिंदा हैं। इस पर वो हाँ बोलता है तो वो कहती है कि मैं यही पूछने आई थी कि अगर उसके पेरेंट्स जिंदा हैं तो फिर वो बहुत प्यार में पली बड़ी होगी। अब वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ग्रैंडपा की कब्र पर जाना चाहती हूँ। फिर वो उसके साथ ग्रैंडपा की कब्र पर आती है और कहती है कि आज मैं आपके साथ किया हुआ अपना वादा पूरा करने आई हूँ। फिर वो उसे ग्रैंडपा की दी हुई अंगूठियां दे देती है और उसे बताती है कि सोल जाने से पहले मैं ग्रैंडपा को मनाने आई थी कि वो हम दोनों को एक साथ सोल भेज दें। उस दिन उन्होंने ये रिंग मुझे दे दी थी और बताया था कि वो ये रिंग योनसियो की वाइफ को देना चाहते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि योनसियो की बीवी कोई ऐसी लड़की होनी चाहिए जिसने अपने माँ बाप से बहुत सारा प्यार लिया हो। तो जब योनसियो के लिए कोई ऐसी ही सही लड़की मिल जाए तो मैं ये रिंग उसे दे दूं। मैंने ग्रैंडपा के साथ जो वादा किया था आज मैं उस वादे को निभाने के लिए आई हूँ। कंस्ट्रक्शन के लिए वापस आना सिर्फ एक बहाना था। मैं बस ये देखने आई थी कि जिसके साथ तुम्हारी शादी हो रही है वो लड़की वैसी है या नहीं। वो उसे बताने की कोशिश करता है कि वो नानू से शादी नहीं कर रहा मगर वो उसे अच्छी विशेष देकर वहाँ से चली जाती है और साथ में रोने भी लगती है। तभी वो उसके पीछे आकर उसे हग कर लेता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्ही ने सही होगी और मैं इन सभी चीजों से बेखबर था। फिर वो उसे लेकर एक लेक के पास बैठा होता है जहाँ वो उसे बताती है कि मैं चाह कर भी ग्रैंडपा की ख्वाहिश के मुताबिक एक ऐसी लड़की नहीं बन सकती जिसको उसके माँ बाप ने खूब प्यार दिया हो। वो कहता है कि अच्छा तो तुम ग्रैंडपा की इसी बात की वजह से मुझसे दूर भाग रही थी। तो वो कहती है कि हाँ एक वजह ये भी थी। तब वो उस रिंग को उठाकर पानी में फेंक देता है तो वो भागकर पानी में जाती है और कहती है कि तुमने उसे फेंक क्यों दिया, वो रिंग मेरे लिए ग्रैंडपा की वसीयत थी। तो वो उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें उनकी एक ख्वाहिश पूरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं नानू से शादी नहीं कर रहा। वो फिसलने लगती है तो वो उसे संभाल लेता है मगर वो उसे धक्का मारकर गिरा देती है और फिर ये दोनों भीगे हुए कपड़ों के साथ वहाँ से चलने लगते हैं। फिर वो उसे क्लियर करता है कि नानू और उसकी शादी के बारे में अफवाहें फैलना शुरू हुई जिसके बाद सबने एक एक करके इस बात को इतना ज्यादा फैलाया कि सभी लोग इस बात को सच मानने लगे। फिर वो
बताता है कि मैंने फैसला ले लिया है कि मैं सबको सच बता दूंगा कि मैं और नानू शादी नहीं कर रहे। ये सारी बातें याद करके बाद में जब वो कपड़े धो रही होती है तो उसे इन सारी बातों की काफी खुशी होती है। अगले दिन जब वो खुशी खुशी कंस्ट्रक्शन साइट पर आती है तो वहाँ पर काफी सारा काम पूरा हो चुका था और वहाँ मिस जुंगू भी तैयार होकर आई हुई थी। वो उन्हें बताती है कि वो किसी के साथ डेट पर जा रही हैं और जिसके साथ वो डेट पर जा रही हैं वो मिस्टर चुनपिल हैं। ये सारी बात सुनकर कांकी काफी हैरान होती है और कहती है कि क्या आपको पता है कि उनकी एक बेटी भी है? तो मिस जुंगू कहती है कि इसमें क्या बुराई है, उसने अपनी बीवी के मरने के बाद भी अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला है। मैं मिस्टर चुनपिल को काफी देर से जानती हूँ, उसने मुझे बताया था कि उसको अपनी बेटी को देने के लिए एक टेडी बियर खरीदना है तो मैंने उसके लिए एक बड़ा वाला महंगा टेडी बियर खरीद कर दिया था। ये सुनकर कांगी हैरान होती है तो मिस जुंगू कहती है कि पता नहीं उनकी बेटी को मैं पसंद आऊंगी भी या नहीं। वो मिस जुंगू की बातें सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है। तब क्योंग मिस जुंगू को सच बता देता है कि दरअसल कांगी ही मिस्टर जुनपिल की बेटी है, जो सुनकर वो भी हैरान होती है। फिर वो मोटल वापस आकर उस टेडी बियर को देखती है और कहती है कि आज मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। वो उसे उठाकर बाहर ले जाने लगती है तो योंशियो आकर कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम आज इसे फेंक दोगी? तो वो कहती है कि ये मिस्टर चुनपिल ने मिस जुंगू को इम्प्रेस करने के लिए खरीदा था। अब वो उसे बताती है कि क्यों वो अपने डैड को मिस्टर चुनपिल कहकर बुलाती है, क्योंकि जब वो छोटी थी तब उसका छोटा भाई पैदा होने वाला था और उसकी मॉम की तबीयत उस दिन काफी खराब थी। उसके डैड जरूरत के वक्त वहाँ पर थे ही नहीं और जब तक वो हॉस्पिटल पहुँचे तब तक उसका भाई मर चुका था। उसी दिन वो अपने डैड से बहुत नाराज हुई थी और उनसे कह दिया था कि आज के बाद मैं आपको डैड नहीं बुलाऊंगी। वो बस एक अच्छे हस्बैंड और फादर होने का दिखावा करते रहे, जबकि वो हमेशा झूठ बोलकर दूसरी औरतों के साथ घूमते रहते थे। उस दिन भी जब मेरी मॉम को सख्त जरूरत थी तब मिस्टर चुनपिल तुम्हारी मॉम के साथ सोल गए हुए थे, क्योंकि तुम्हारी मॉम को किसी ने ठग लिया था और वो उसी सिलसिले में तुम्हारी मॉम की मदद करने के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे, जबकि पीछे मेरे भाई की मौत हो गई। वो बात याद करके ही मैं सोचती हूँ कि मैं मिस्टर चुनपिल और तुम्हारी मॉम को कभी माफ नहीं करूंगी। वो उससे पूछता है कि तो फिर मेरा क्या? इस पर वो उससे पूछती है कि क्या तुम अपनी मॉम को छोड़ सकते हो? जिस पर वो कोई जवाब नहीं दे पाता। मिस जुंगू उसके डैड के साथ बैठकर बातें करने लगती है और ये सोल जाने के लिए अपना सामान बांधने लगती है। बाद में फिर वो अपने डैड से मिलकर सोल के लिए निकल जाती है। सोल में अपने अपार्टमेंट में रहने के बाद उसे काफी खुशी होती है, मगर वो बीच बीच में योंसियो को याद करे जा रही थी। उधर दूसरी तरफ योंसियो मोटल में लगी हुई अपनी पुरानी फोटोज देख रहा था कि तब पीछे से क्यों को कांगी का फोन आता है तो वो जानबूझकर योंसियो को जलाने के लिए ऊंची ऊंची बोलने लगता है कि सोल पहुंचकर कैसा लग रहा है, तुम जरूर मेरे बिना बोर हो रही होगी। कांगी उससे कह रही थी कि बोर क्यों होंगी, मुझे तो आज काफी सारा काम है, मगर वो सिर्फ योंसियो को जलाने के लिए हंस हंस कर कहे जा रहा था कि अच्छा तो तुम मुझे वाकई में बहुत याद कर रही हो। इस पर कांगी मुस्कुराकर उसका फोन बंद कर देती है, मगर फिर भी क्यों जानबूझकर हंसता रहता है और ऐसे दिखाता है कि वो कांगी के साथ बहुत खुश है। तब योंसियो भी उसको जलाने के लिए हानवू को फोन कर देता है, मगर हानवू भी उसे बातें सुना देता है कि फजूल में मुझे कॉल क्यों की है और उसी वक्त उसका फोन काट देता है। मगर योंसियो नाटक करता रहता है कि वो भी फोन पर किसी से बात करके बहुत खुश हो रहा है और ये दोनों ही सिर्फ एक दूसरे को जलाने के लिए फोन पर अपने आप से बातें किए जा रहे थे और खामखा में पागलों की तरह हंस भी रहे थे। वहाँ कांगी ईस्टर के साथ कुछ पेंटिंग्स देखने आई हुई थी तो वो कहती है कि मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि क्यों इतनी देर तक किसी गांव में रह सकता है। यहाँ दिखाया जाता है कि टाउन में सभी लोग क्यों को एक एक करके उससे कुछ न कुछ पूछ रहे थे और उससे अपॉइंटमेंट लेकर उससे कोई न कोई काम करवाना चाहते थे। जब वो उन्हें बिठाकर उनका काम पूछता तो वो उससे बातों ही बातों में कहने लगते कि उसने कांगी में क्या देख लिया। कांगी जैसी लड़की के साथ गुजारा करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। वो लोग उसे अच्छी लड़कियों से मिलवाने की भी कोशिश कर रहे थे। इन्हीं सारी बातों के बारे में ईस्टर कांगी को भी बता रही थी कि तुम्हारे टाउन के लोग रोज रोज आकर उसे मनाते हैं कि वो उसे तुमसे भी कई गुना बेहतर लड़की से मिलवा सकते हैं। कांगी कहती है कि मुझे तो इस बात की हैरत है कि आपको क्यों की छोटी छोटी बातों के बारे में भी कैसे पता है। इस पर वो कहती है कि क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती प्यार से ज्यादा देर चलती है। लोगों के बीच में प्यार रहे ना रहे लेकिन दोस्ती हमेशा रह सकती है। ये सारी बात सुनकर कांगी को भी कुछ ख्याल आता है और वो फिर से मोटल वापस जाकर योंसियो से पूछती है कि क्या हम दोनों सिर्फ दोस्त रह सकते हैं। कहा जाता है कि आप किसी चीज को जितना ज्यादा भुलाने की कोशिश करते हैं आप उसके बारे में उतना ही ज्यादा सोचते हैं, इसलिए एक दूसरे को भुलाने की बजाय हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं। अब वो उसे रूम में लाकर दोस्तों की तरह आइसक्रीम शेयर करने को बोलती है तो वो उसी का चम्मच पकड़कर आइसक्रीम खा लेता है। वो कहती है कि तुम्हें अलग से स्पून लेना चाहिए था
तब वो उसका चम्मच लेकर आइसक्रीम खुद खाने लगता है। वो उसे रोकती है तो वो उसके करीब आकर पूछता है कि क्या तुम सच में मेरे साथ सिर्फ एक दोस्त बनकर रह पाओगी। तब वो उसकी तरफ गौर से देखती है और उसे भी इस बात का एहसास होने लगता है कि वो सिर्फ एक दोस्त बनकर उसके साथ नहीं रह सकती। मिस्टर चोनफिल कांघी के वापस आने पर उसके लिए बहुत खुशी खुशी खाने की एक प्लेट लेकर आए थे और उसको दरवाजे के बाहर खड़े होकर आवाजें लगा रहे थे। तब अंदर मौजूद कांघी जल्दी ही योन्सियो को छुपने का बोलती है। वो जल्दी से बेड की दूसरी तरफ छुप जाता है और कांघी उनसे वो प्लेट ले लेती है और दरवाजा बंद करके जल्दी से अपने कमरे की सारी सेटिंग चेंज करती है। फिर वो जल्दी से बाहर जाकर अपने डैड को बातों में लगाती है और जब क्यूंग वहाँ आता है तो वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है ताकि योन्सियो सबके जाने के बाद वहाँ से खुद ही बाहर निकल जाए। फिर वो बाद में रात को योन्सियो को छत पर मिलने बुलाती है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा जवाब अब भी वही है, क्या तुम मेरे साथ दोस्त बनकर रह पाओगी। तो वो कहती है कि हाँ मैं ऐसे ही रह सकती हूँ, तुमने मेरे साथ सोल जाने का वादा किया था लेकिन आखिर में तुमने मुझे अकेले ही भेज दिया। वो कहता है कि इसी बात के पछतावे को दूर करने के लिए मैं हमेशा सोल आता रहा मगर तुमने मेरे साथ सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म करके मुझे दूर धकेल दिया। वो कहती है कि फिर अब जो भी हुआ उसे भूलकर हम सब कुछ खत्म कर देते हैं क्योंकि ये सब हमें बार बार तकलीफ देता रहेगा। इस पर वो भी उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन से ही जब भी ये दोनों कहीं मिलते थे तो वो वहाँ से चला जाता था क्योंकि अब वो कांघी से नाराज हो चुका था। वो उससे मिलने की खातिर उसके क्लिनिक आती है और नानू से कहती है कि मैं यहाँ पर कैमोमाइल टी पीने आई हूँ। वो अपने हाथों से खुद उसके लिए टी बनाता है और उसे कप पकड़ा कर कहता है कि ये पीकर यहाँ से चली जाना और फिर खुद भी वहाँ पर नहीं रुकता। नानू तब कहती है कि वो तो अपना स्कार्फ यहीं पर छोड़ गए। तब वो उसका स्कार्फ उसके रूम के बाहर पहुँचाती है लेकिन वो वही स्कार्फ उसके रूम के बाहर रख देता है। तो वो उसका दरवाजा पीट कर कहती है कि मेरे साथ फिर से छत पर आओ और फिर वो उससे कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि ये स्कार्फ अपने बॉयफ्रेंड को दे देना। तो वो कहती है कि अगर तुमने ये स्कार्फ नहीं लिया तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगी। तो वो कहता है कि तुम तो बहुत देर पहले ही मुझे पीछे हटा चुकी हो। कांगी कहती है कि मैंने तुमसे जो कुछ कहा क्या तुम अब मुझसे उसका बदला ले रहे हो। इस पर वो कहता है कि मैं तो बस तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर कांगी अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर बहुत सारे काम को मैनेज करती है कि तब वहाँ पर नानू आती है और कांगी को बताती है कि उनके क्लिनिक में एक गधा आया है जिसको रखने के लिए उन्हें फौरी तौर पर एक घर बनाना है। कांगी पूछती है कि क्या तुम्हें योन्सियो ने भेजा है। तो वो कहती है कि वो तो अभी बाहर गए हुए हैं, मैं आपसे मदद मांगने खुद ही आ गई थी। कांगी तो वहाँ पर नहीं जाती। कांगी की जगह वहाँ पर क्यूंग चला जाता है और वो दोनों मिलकर वहाँ पर लकड़ियाँ काटने लगते हैं मगर इन लोगों से भी काम ठीक से नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर कांगी भी आ जाती है और कहती है कि ये काम मैं करती हूँ। फिर वो वहाँ पर एक ड्राइंग तैयार करती है और मशीन की मदद से सारी लकड़ियाँ खुद काटती है। कुछ ही देर में वो क्यों की मदद लेकर वो घर खुद बना लेती है। नानू आकर कहती है कि क्या एक डिजाइनर इस तरह का काम भी जानती है, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। कांगी कहती है कि मैं अपना खुद का घर बनाना चाहती थी इसलिए मैंने ये भी सीख लिया। उस घर में मैं एक रूम योन्सियो के लिए भी बनाना चाहती थी ताकि ये अपनी बीवी और बच्चों के साथ वहाँ पर कभी कभी रहने आ सके। वो कहता है कि अगर वो लोग आना चाहेंगे तब मैं देखूंगा। अब वो क्यों को लेकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर उनके बचपन का टाइम दिखाया जाता है जब कांगी बर्फ में एक घर ड्रॉ किया करती थी और उसमें ये दोनों मिलकर कुछ रूम्स बना रहे थे। कांगी ने तब उससे कहा था कि बड़ी होकर मैं इसी तरह के एक घर में रहूंगी जहाँ पर मेरे पास मेरा खुद का कमरा, एक किचन और एक यार्ड भी होगा। योन्सियो ने पूछा था कि क्या मैं तुम्हारे घर में आ सकता हूँ। तो उसने उसके लिए भी एक रूम बना दिया था और कहा था कि ये कमरा तुम्हारे लिए। वही सब कुछ याद करते हुए योन्सियो कह रहा था कि बचपन का टाइम कितना सुहाना था जब हमारे बीच सिर्फ दोस्ती थी, तब हमें जुदा होने का कोई डर नहीं था। अब वो एक होटल में बैठा खाना खा रहा होता है कि तब उसे ईस्टर और क्यूंग नजर आते हैं जो के साथ में एक टेबल पर बैठे थे। वो लोग एक दूसरे के साथ बैठे खाना भी खा रहे थे। तो योन्सियो उन दोनों को देखकर हैरान होता है। क्यूंग उससे पूछ रहा था कि क्या वो अपने हस्बैंड के साथ खुश है या नहीं। तो वो बता रही थी कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है जो कि किसी शेयर्स वाले मामले को लेकर है। वो जाकर उनके साथ बैठ जाता है और पूछता है कि ये लड़की कौन है, क्या कांगी जानती है कि तुम इसके साथ घूमते हो। तब वो उससे कहती है कि क्या तुम योन्सियो हो, मैंने क्यूंग से तुम्हारा काफी बार जिक्र सुना है। वो उसे अपनी अंगूठी दिखाकर कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ और प्रेग्नेंट भी। क्यों हैरान होकर पूछता है कि क्या सच में। फिर वो उसके गले लगकर उसे कांग्रेचुलेशंस बोलता है। ईस्टर योन्सियो से कहती है कि मैं ये खबर अपने बेस्ट फ्रेंड को सुनाने आई थी लेकिन तुमने भी सुन ली। फिर वो उसे कहती है कि तुम सही समझे, हम दोनों दोस्त हैं और साथ में काम भी करते हैं। उसके अलावा कांगी भी मेरी दोस्त है और हमने जो कंपनी शुरू की है उसमें हम तीनों पार्टनर्स हैं। फिर योन्सियो देखता है कि वो उसका काफी ख्याल रखते हुए उसे वहाँ से सी ऑफ कर रहा था
तो वो उससे आकर पूछ लेता है कि तुम लोग कब से दोस्त हो। अब वो उसे लेकर फिर से ड्रिंक करने बैठ जाता है। तब वो उसे बताता है कि वो और ईस्टर बचपन के दोस्त हैं और साथ में कांघी का भी जिक्र कर देता है कि वो कांघी के लिए कुछ भी कर सकता है और कह रहा था कि कांघी को वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं जिन्हें उसका पास्ट पता हो, इसलिए तुम्हें तो वो कभी भी नहीं चुनेगी। वो कहता है कि मैंने तो कांघी को इतने सालों से देखा भी नहीं था क्योंकि वो मुझसे दूर होकर सियोल चली गई थी और मेरा और उसका रिश्ता तो बचपन का है, तो तुमसे मैं ही जीतूंगा। वो दोनों शराब के नशे में एक दूसरे को बातें सुनाए जा रहे थे। अब अगले दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर जब कांघी आती है तो मजदूर उसे बताते हैं कि अभी तक क्यों आज काम पर नहीं आया। कांघी कहती है कि मैं उसे अभी फोन करके बुलाती हूँ। जब वो उसे फोन करती है तो वो अपने बिस्तर पर सोया हुआ था और बेल बजने से उसकी आंख खुली थी। तभी वो देखता है कि बिस्तर में उसके साथ कोई और भी था और जब वो चादर हटाकर देखता है तो उसके साथ योंसियो सोया हुआ था। वो उसे देखते ही चीखने लगता है और दोनों ही डर के मारे काफी ज्यादा चीख रहे थे। योंसियो कहता है कि कल रात हम दोनों ने साथ में शराब पी थी, लेकिन मुझे यकीन है कि हम दोनों ने कुछ भी गलत नहीं किया होगा। मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कि कल रात आखिर हुआ क्या था। तब क्यों को याद आता है कि कल रात वो उससे कह रहा था कि मैं कांघी को अच्छी तरह प्रपोज करूंगा और योंसियो उसकी जिंदगी में सिर्फ एक दोस्त की हैसियत रखेगा, जबकि योंसियो का कहना था कि तुम दोनों का रिश्ता सिर्फ एक ब्रेकअप से टूट जाएगा, लेकिन मेरी और उसकी सच्ची दोस्ती कभी भी नहीं टूटेगी। ये याद करके क्यों उससे कहता है कि अगर तुम कांघी के सबसे करीबी दोस्त हो तो फिर मेरे भी दोस्त हुए। वो उससे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है तो योंसियो उससे हाथ मिलाते हुए सोचता है कि दोस्तों को अपने करीब रखना चाहिए और दुश्मनों को और भी ज्यादा करीब। फिर वो दोनों एक साथ कांघी से मिलने पहुंच जाते हैं, जहां पर योंसियो कांघी से कह देता है कि चलो सिर्फ दोस्त बनकर रह लेते हैं। मैंने कल क्यूंग और ईस्टर को साथ में देखा था और मुझे इनकी दोस्ती अच्छी लगी। फिर वो उससे भी हाथ मिलाकर सिर्फ एक दोस्त बन जाता है। दूसरी तरफ नानू के पास कुछ फूल डिलीवर होते हैं जिनके साथ एक रोमांटिक कार्ड भी था और लिखा हुआ था कि ये उसे योंसियो की तरफ से आए हैं। वो इस बात पर काफी हैरान होती है और फिर आर्यम को बुलाकर उसे भी वो बुके दिखाती है जिसके साथ कॉन्सर्ट की टिकट्स भी थी। वो उससे पूछ रही थी कि डायरेक्टर योंसियो ने तो मुझसे ऐसी बात कभी नहीं की, तो अब वो अचानक मुझे फूल क्यों भेजेंगे। तो आर्यम का कहना था कि वो अगर तुम्हें कन्फेस कर रहा है तो फिर इसमें कंफर्म करने वाली क्या बात है। नानू तब उन टिकट्स को देखने लगती है और कंफ्यूज होकर कुछ सोच रही थी। बाद में वो स्योंगयून से मिलने आती है और उसे बताती है कि योंसियो और कांघी सभी आजकल डेट कर रहे हैं, सिर्फ हम ही एक बचे हैं जिनके पास कोई डेट नहीं है। इस पर वो कहता है कि मुझे काम पर वापस चलना चाहिए और तुम्हें भी किसी न किसी ब्लाइंड डेट पर चले जाना चाहिए। ये बोलकर वो वापस काम पर चला जाता है तो आर्यम थोड़ा बुरा मनाकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ योंसियो अपनी मॉम के पास वापस आकर पूछता है क्या आपने मेरे नाम से नानू को फूल क्यों भेजे थे। मॉम कहती है कि तुम दोनों ने डेटिंग अपनी मर्जी से शुरू की थी, मैं बस तुम लोगों की मदद कर रही हूँ ताकि तुम लोग बात को शादी तक बढ़ा सको। तुम उसको कॉन्सर्ट पर ले जाना और वहाँ पर शादी के लिए प्रपोज कर देना। योंसियो को अपनी मॉम का यह किया हुआ काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उनसे कुछ कहे बिना ही वहाँ से चला जाता है। शाम को स्योंगयून आर्यम को देने के लिए कुछ फूल खरीद कर काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो किसी वजह से वहाँ पर पहुँचती ही नहीं है तो वो वहीं बैठा बैठा काफी मायूस हो जाता है। दूसरी तरफ रास्ते में जाते हुए कांगी को भी नानू मिलती है जिसके हाथों में वही फूलों वाला बुके था। तो वो कांगी के पूछने पर उसे बता देती है कि ये मुझे डायरेक्टर योंसियो ने खरीद कर दिए हैं। कांगी उसकी बात सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है और उसे काफी गुस्सा भी आ रहा होता है। जब वो मोटल वापस आती है तो वहाँ पर स्योंगयून वही फूलों का बुके लेकर खड़ा था। वो कांगी को वो फूल पकड़ा कर कहता है कि ये मैं आर्यम के लिए लेकर आया था, इसे कहीं फेंक देना। वो उन फूलों को लेकर वहीं पर खड़ी होती है कि तब उसके करीब से योंसियो गुजरता है और पूछता है कि ये तुम्हें किसने दिया। तो वो कह देती है कि ये मुझे किसी लड़के ने दिया है, वैसे तुमने तो मुझे फूल खरीद कर कभी भी नहीं दिए। तो वो कहता है कि क्या फिर अब खरीद दूं। इस पर वो कहती है कि अब तो बहुत देर हो गई है, अब तो तुम सिर्फ नानू के लिए फूल खरीदा करो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को अपना काम समझाती है और बताती है कि वो आज अपनी मीटिंग के लिए फिर से कंपनी हेडक्वार्टर्स जाएगी। जब वो सोल जाने के लिए बस पर बैठती है तो इत्तेफाक से उसके साथ वाली सीट पर योंसियो बैठा हुआ था। वो मजबूरी में उसके साथ ही बैठ जाती है और उसके देखने पर कहती है कि चलो चुपचाप अपनी मंजिल पर जाते हैं। वो उसकी बात मानकर खामोश रहता है तो वो कहती है कि नहीं चलो बातें करते चलते हैं और पूछती है कि तुम सोल क्यों जा रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे वहाँ पर कुछ काम है
लेकिन तुम्हें वहाँ पर क्या काम है? तो वो कहती है कि मेरा घर और मेरी कंपनी दोनों सोल में है। कंपनी ज्वाइन करने से पहले सोल में मेरी जिंदगी बहुत अजीब थी। सोल में रहते हुए चाहे हालात जैसे भी हों, आपको हर वक्त किसी न किसी बात की फिक्र लगी रहती है। मेरी जिंदगी भी इस कंपनी के ज्वाइन करने से पहले कुछ ऐसी ही थी। हर मौसम का असर मुझे सहना पड़ता था। अब वो दोनों साथ में सोल आ जाते हैं और वहाँ पर एक होटल में बैठकर साथ में खाना खाते हैं और एक दूसरे को खुद आगे बढ़कर खाना खिला रहे थे। तब वो उसे अपना सोल वाला नया घर दिखाने ले चलती है। जब वो उसके घर आता है तो उसका घर काफी खूबसूरत था। वो इधर उधर घूमकर उसका घर देखने लगता है। तो वो कहती है कि इस घर में पहुंचने से पहले मैंने तहखाने और छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में 10 साल तक रहकर गुजारा किया है। दूसरे मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी बहुत मेहनत करके गुजारी है, इसलिए आज मैं तुम्हें अपनी मेहनत का फल दिखाने लाई हूँ। तब वो उसके पास आकर उसका सर सहलाते हुए कहता है कि तुमने वाकई में बहुत मेहनत की है। तुम हर तरह की मुश्किल बर्दाश्त करके यहाँ तक पहुँची हो। तुमने जो कुछ भी हासिल किया वो बहुत कमाल की बात है। इन बातों से कांगी काफी इमोशनल हो जाती है और फिर अपनी ही कही हुई बातों को भूलकर उसके करीब आने लगती है। वो जब योंसियो के करीब आकर उसे किस करने लगती है तो वो उसे पीछे हटाकर बोल देता है कि दोस्तों के बीच में ऐसा करना सही नहीं है। वो कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, चलो फिर हम साथ में ड्रिंक्स पीते हैं। फिर वो लोग साथ में ड्रिंक्स पीकर एक दूसरे से पुरानी बातें करते हैं और शाम तक योंसियो को नशे की वजह से नींद आ जाती है। वो उसे जगाने की कोशिश करती है मगर फिर उसके पास ही सो जाती है। अगली सुबह वो खुद जागकर उसे मुस्कुराते हुए उठाती है तो वो कहता है कि कांगी मुस्कुरा रही है, जरूर ये मेरा कोई सपना होगा, ऐसे सपने से जागना नहीं चाहिए। तब वो उसे लात मारकर जगाती है और फिर वो दोनों एक साथ घर से बाहर आते हैं। तभी क्यूंग भी साथ वाले घर से निकलकर उन्हें एक साथ देख लेता है और पूछने लगता है कि क्या तुम दोनों कल रात एक साथ सोए थे? मगर वो कह देते हैं कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, एक घर में सो जाने से कुछ नहीं होता। मगर क्यूंग काफी अपसेट हो गया था और फिर इस बात का जिक्र ईस्टर से भी करता है कि कांगी योंसियो के साथ कल रात एक घर में थी, जिस वजह से वो खुद काफी जेलस हो रहा है। तो वो कहती है कि योंसियो तो वाकई काफी अच्छा लड़का है, जेलस होना तो बनता है। इस पे वो कहता है कि नहीं, मैं जाकर कांगी से बात करके सारी बात क्लियर करूंगा। वहाँ कांगी और योंसियो बस में फिर से हानायुप टाउन वापस जाने लगते हैं, मगर वो उसे ये कहकर रोक लेता है कि आज का दिन यही गुजार कर देखते हैं कि अगर उस दिन मैं और तुम एक साथ सो लाते तो सब कुछ कैसा होता। वो उसकी बात मानकर सोल में ही घूमने को तैयार हो जाती है। मॉम को भी योंसियो का मैसेज आ जाता है कि आज मैं कॉन्सर्ट पर नहीं जा पाऊंगा क्योंकि कुछ जरूरी काम आ गया है। ये पढ़कर मॉम कहती है कि अगर वो कॉन्सर्ट नहीं गया तो नानू को प्रपोज करके शादी कैसे करेगा। वो उसे फोन करती हैं और फिर उसे ढूंढने भाग जाती हैं। नानू को भी योंसियो की तरफ से कॉन्सर्ट न जाने के लिए मैसेज आ गया था। मॉम आकर उसे पूछती है कि योंसियो किधर गया है। वो बताती है कि डायरेक्टर योंसियो कल सोल गए थे। ये सुनकर वो बहुत गुस्से में आती हैं और समझ जाती है कि वो सोल में कांगी के साथ है, इसलिए वो बहुत नाराज और बेचैन होती है। कांगी योंसियो को लेकर अपने पुराने किराए का कमरा दिखाने लाती है जहां वो पहले रहा करती थी। वो उसे भी बताती है कि उसने किन किन हालात में गुजारा किया। वहाँ क्यूंग आकर मिस जुंगू से कहता है कि अब वो वापस टाउन नहीं जाना चाहता, उसे वापस सोल बुला लिया जाए। तो वो कहती है कि तुम किसी एक बात से घबराकर अपना शुरू किया हुआ काम छोड़कर वापस मत आओ। अपने शुरू किए काम को आखिर तक पहुंचाने तक हार ना मानना कितना खूबसूरत होता है। इस पर वो भी अपना काम खत्म किए बगैर वापस न आने की ठान लेता है। वहाँ आज पूरा दिन एक साथ इधर उधर घूमकर मस्ती करते हुए जब ये दोनों वापस आ रहे होते हैं तो कांगी को आर्युम के फोन से योंसियो की मोम का फोन आता है जो उसे योंसियो को अपने जाल में फंसाने के लिए बुरा भला बोल रही थी। कांगी की खुशी उनकी आवाज सुनकर उड़ जाती है तो योंसियो फोन बंद करके उसे अपने साथ ले चलता है। मॉम मिस्टर चुनपिल के पास आकर शिकायत लगाती है कि कांगी योंसियो के साथ सोल में घूम रही है। मॉम कह रही थी कि वो दोनों एक नहीं हो सकते, पहले भी तुम्हारी बीवी और मेरे हस्बैंड ने एक साथ घूमते घूमते एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ सोल से वापस जाने की बस लेते हुए वो योंसियो से कहती है कि अगर हम दोनों एक साथ 10 साल पहले सोल आ गए होते तो हमारा रिश्ता तभी खत्म हो जाता। हम टाउन के सारे लोगों की अफवाहों और बातों का मुकाबला तो शायद कर लेते, लेकिन तुम और मैं कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं बदल सकते। उधर मॉम कह रही थी कि अगर तुमने अपनी बीवी को खुश रखा होता तो वो मेरे हस्बैंड के साथ चक्कर ना चलाती। डैड कहते हैं कि हाँ गलती मेरी ही थी,
मुझे माफ कर दो। वो कहती है कि मैं तुम्हारा कसूर नहीं निकाल रही, बस कांघी और योन्सियो का रिश्ता किसी भी हाल में नहीं जुड़ना चाहिए। उधर कांघी और योन्सियो जब एक साथ बस से टाउन वापस लौटते हैं तो मोम कहने लगती है कि मैं जानती थी कि ऐसा ही कुछ होगा। मोम की बातों पर कान न धरते हुए कांघी मोटल वापस चली जाती है और वो चीखती चिल्लाती रह जाती हैं। अगले दिन नानू योन्सियो से आकर पूछती है कि अगर आपको कॉन्सर्ट पर नहीं जाना था तो फिर मुझे फूल और टिकट्स क्यों भेजे। वो कहता है कि ये सब मैंने नहीं बल्कि मेरी मोम ने भेजा था। ये सुनकर नानू की गलतफहमी दूर होती है। फिर वो क्लिनिक में उससे बात करती है कि वो सबको बता दे कि इन दोनों के बीच में डेटिंग वाली बात एक गलतफहमी है। वो ये बोलकर मना कर देता है कि अगर हमने अभी ब्रेकअप किया तो मोम और बाकी सब कांघी को ब्लेम करेंगे। कांघी एक बार काम खत्म करके चली जाए तो फिर हम सबको सच बता देंगे। इस पर वो कहती है कि जो डांट हमें बाद में पड़नी है वो अभी खा लेते हैं। यूं इस तरह ये सब देर करते करते हर किसी के लिए मुश्किल होता चला जाएगा। उधर क्यों कांघी को गिफ्ट करने के लिए एक महंगा सा नेकलेस खरीद रहा था ताकि उसे ऐसा तोहफा दे जो योन्सियो जैसा मामूली बैट कभी नहीं खरीद सकता। वहाँ मोम भी फिर से डैड को कांघी और योन्सियो के एक साथ बस से उतरने की शिकायतें लगा रही थी और उनका कहना था कि योन्सियो अगर उसके साथ इसी तरह घूमता रहा तो उसका नसीब भी फूट जाएगा। डैड कहते हैं कि तुम कब से योन्सियो की इतनी फिक्र करने लगी? अगर इतनी ही फिक्र थी तो उसे पूरा बचपन अपने ग्रैंडपा के हवाले क्यों कर छोड़ा था? मगर मोम इस बात पर भी बोलती जा रही थी कि कांघी की माँ भी आवारा निकली और कांघी भी अपनी माँ पर गई है जो अपने शहर वाले बॉयफ्रेंड के होते हुए मेरे बेटे को भी अपने लपेट में ले रही है। इस पर आखिरकार डैड का सबर जवाब दे जाता है और वो उसे बातें सुना देते हैं कि क्या तुम बच्चों को अपनी मर्जी से कोई फैसला लेने नहीं दे सकती? उनकी बात समझने और उनके फैसलों की इज्जत करने की बजाय तुम उन्हें अलग करने पर क्यों तुली हुई हो? मॉम ये सब सुनकर उनको भी बुरा भला बोलकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और फिर योन्सियो को बुलाकर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं कि वो मोटल से निकल जाए और कांघी के करीब ना रहे। और तो और उन्होंने कांघी की कंस्ट्रक्शन साइट पर कंप्लेंट भी करवा दी थी। वो पूछता है कि आप कांघी के पीछे क्यों पड़ी हुई हैं? तो वो कहती हैं कि वो उस औरत की बेटी है जिसने तुम्हारे बाप को फंसाकर मरवा दिया था। वो कहता है कि अगर ऐसा है तो आपने भी तो मिस्टर चुनपिल के साथ बाहर जाकर उसके पैदा होने वाले भाई को मरवा दिया था। मॉम कहती हैं कि ये दोनों बातें एक जैसी नहीं है। तुम बस कांघी के आसपास घूमना बंद कर दो। मैं तुम्हें उससे कोई रिश्ता रखने की इजाजत नहीं दूंगी। अगले दिन क्यों कंस्ट्रक्शन साइट पे आता है तो वर्कर से पता चलता है कि टाउन वालों ने कांघी की वजह से कंस्ट्रक्शन रुकवा दी है और यहाँ की कंप्लेंट भी की है। वाकई में ह्योनगुल और बाकी सारे लोग कांघी की बुराइयां करते हुए कंस्ट्रक्शन रुकने की बात कर रहे थे। कांघी उन्हीं के पास से गुजरती हुई क्यूंग से मिलकर उसे बताती है कि उसने सीईओ को कंस्ट्रक्शन रुकने के बारे में रिपोर्ट दे दी थी और उसका ये भी कहना था कि जब तक वो रहेगी तब तक कंप्लेंट्स आती रहेंगी, इसलिए वो ये सब छोड़कर सोल वापस चली जाएगी। मगर क्यूंग उसे कहता है कि तुमने जो काम शुरू किया था अब तुम उसे खत्म करके जाओगी। इस तरह काम पूरा करने में बहुत खूबसूरती होती है। इन शिकायतों की फिक्र मत करो। वो उसकी बातें सुनकर मोटल वापस आती है तो उसे बात करने के लिए मॉम बिठा लेती है। वो उसके मुंह पर ही उसकी माँ पर कीचड़ उछालने लगती है कि जिस तरह तुम्हारी माँ ने अपने अच्छे खासे हस्बैंड को छोड़कर मेरे हस्बैंड पर डोरे डाले, वैसे ही तुम भी अपने शहरी बॉयफ्रेंड को छोड़कर मेरे बेटे को काबू करना चाहती हो। कांघी कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर मैं भी अपनी मॉम ही की तरह आपका बेटा आपसे छीन लूंगी। इस पर मॉम योन्सियो को बुलाकर कहती हैं कि देखो इसने अपनी असलियत दिखा दी है, आज इसमें से और मुझ में से किसी एक को चुन लो। मगर वो उन्हें बहलाकर वहाँ से आराम करने ले जाता है। फिर वो बाहर आकर बैठी होती है तो क्यूंग उसके पास आ जाता है और कहता है कि मैं अब तुम्हारा पास्ट जान चुका हूँ, यानी उन लोगों में से एक जिनसे तुम नफरत करती हो। फिर वो उसे अपना तोहफा देकर कहता है कि फिक्र मत करो, मैं अब भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। जिस तरह अफवाहें फैलाकर गाँव वाले तुम्हें परेशान करते हैं, मैं अपनी तरफ से अफवाहें फैलाकर तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अब वो घर आकर वो नेकलेस खोलकर देखती है और उसकी बातें याद करके मुस्कुराने लगती है। अगले दिन मॉम योन्सियो के साथ एक खास जगह आई हुई थी और ये वो जगह थी जहाँ बचपन में कांघी की मॉम और योन्सियो के डैड बच्चों को लेकर आया करते थे और ये चारों काफी एंजॉय करते थे। उन दोनों में भी काफी दोस्ती थी। योन्सियो तब उस जगह को देखते हुए मॉम को बताता है कि आपके होते हुए डैड को मुस्कुराते हुए मैंने कभी नहीं देखा था, मगर कांघी की मॉम के साथ उन्हें देखकर मैं हमेशा सोचता था कि काश वो मेरी मॉम होती। मैं आपसे झूठ बोलकर डैड के साथ उन दोनों से मिलने जाया करता था। मॉम ये सुनकर हैरान होते हुए पूछती हैं कि क्या तुम भी अपने डैड के साथ मिले हुए थे? वो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, सच यही है कि बचपन में मुझे कांघी की मॉम आपसे ज्यादा पसंद थी। इसी बात का पछतावा दूर करने के लिए हमेशा मैंने कांघी को आपकी खुशी की खातिर दूर धकेल दिया। आप जिन अजीब अजीब आदमियों से शादी कर लेती थी, मैंने शिकायत किए बगैर उन सबको कबूल किया और हर बार आपकी तलाक होने पर उन्हें पैसे भी दिए।
मैं बस अपनी सजा पूरी कर रहा था और अब अपनी माँ से सच्चे दिल से प्यार न करने की सजा मेरे ख्याल में पूरी हो चुकी है। अब मैं आपके कहे की बजाय आजादी से फैसला करूंगा। मॉम कहती हैं कि तुम कांघी की बातों में आ गए हो, वो तुम्हारे डैड की तरह तुम्हें भी मुझसे छीन लेना चाहती है। इस पर वो कहता है कि अब तक मैं और कांघी सिर्फ दोस्ती की आड़ में किसी तरह साथ रहना चाहते थे, लेकिन अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। ये बोलकर वो भागते हुए कांघी के पास चला जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर वो उसका हाथ पकड़े उसे भगाकर कहीं दूर ले जाता है और फिर कहता है कि चलो मेरे साथ प्यार का रिश्ता जोड़ लो। वो उसकी तरफ हैरानी से देखती है और दोनों ही आगे का सोचकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। योनसी उसे बोल देता है कि वो अब से किसी और की नहीं बल्कि कांघी की खुशी का ख्याल रखेगा। इस पर वो भी खुश होकर उसे गले लगा लेती है और उसके साथ रहने पर राजी हो जाती है। मगर अगले ही दिन क्यूंग भी उसे पूरे गांव के सामने बहुत आलीशान अंदाज में प्रपोज कर देता है, जिसपे सारा टाउन झूम उठता है और कांघी मुंह छुपाती रह जाती है और काफी कंफ्यूज भी होती है कि अब वो क्या करे। जब योनसियो ने आखिरकार उसे प्रपोज कर ही दिया था तो क्यूंग ने भी सारे गांव वालों को दिखाने के लिए उसे इतने ग्रैंड अंदाज में प्रपोज कर दिया। मगर फिर रात तक सच्चाई जानने के बाद वो योनसियो से मुलाकात करके पूछ लेता है कि वो और कांघी तो सिर्फ दोस्त बने रहने वाले थे। तो वो कह देता है कि हम खुद से अब और झूठ नहीं बोल सकते, हमने फैसला किया है कि अब हम किसी और की परवाह नहीं करेंगे। इस पर क्यूंग वादा कर लेता है कि वो भी इनके बीच में नहीं आएगा, बस इतनी सी शर्त है कि कांघी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। आर्यम भी उधर अपने दोस्तों को बता चुकी थी कि योनसी और कांघी अब डेट करने वाले हैं, जो सुनकर हान वो काफी हैरान हो रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उन दोनों ने ये फैसला क्यों कर लिया। हालांकि योनसियो के पास तो नानू थी और कांघी के पास एक अमीर शहरी लड़का, और तो और क्यूंग ने पूरे गांव के सामने उसे प्रपोज भी किया था। रात को फिर आर्यम और कांघी एक रूम में साथ रहकर बातें करती हैं और आर्यम उसे बताती है कि वो दरअसल स्योंगयुन को पसंद करती है, मगर उसके डैड उसके लिए अपनी मर्जी का दूल्हा ढूंढना चाहते हैं और इस बात को टालने के लिए ही वो अब तक पढ़ाई का सहारा लेती आई है। जिस पर कांघी भी उसे बता देती है कि दरअसल उसके ख्याल में भी स्योंगयुन उसे ही पसंद करता है, जो सुनकर वो बहुत खुश होती है। अगले दिन ये सारे दोस्त योनसी और कांघी को डेट पर लेकर चलते हैं, जहाँ पर बाकी तीनों दोस्त इधर उधर नजर रख रहे थे। जैसे ही वहाँ पर ह्यूनगुल की गैंग पहुँचती है तो ये सब भी एकजुट हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या पुराने दिनों की तरह फिर एक मैच करें। तो ह्यूनगुल की गैंग वहाँ से भाग जाती है और वो भी ये कहकर भाग जाता है कि मैं तुम लोगों को फिर किसी दिन देख लूंगा। फिर कोई योनसी और कांघी की छुपकर तस्वीरें बना लेता है और उनकी ये रोमांटिक तस्वीरें क्यूंग तक पहुंच जाती हैं। क्यूंग को बैड मूड में देखकर ईस्टर उसके पास आती है और ये लोग पास्ट के बारे में बातें करने लगते हैं। तब वो उसका मूड अच्छा करने के लिए उसे शॉपिंग पर ले चलती है। वो दोनों ईस्टर के होने वाले बच्चे के लिए भी शॉपिंग करने लगते हैं, मगर तभी क्यूंग की नजर ईस्टर के हस्बैंड विक्टर पर पड़ती है, जो कि किसी लड़की के साथ वहां आया हुआ था। तो वो वहां जाकर विक्टर को पंच मारता है और उस लड़की से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये आदमी शादीशुदा है। तभी ईस्टर वहां पहुंचकर उन लोगों से माफी मांगती है और क्यूंग को बताती है कि ये लड़की विक्टर की कजिन एमिली है और उसे इनके बारे में गलतफहमी हो गई है। तब विक्टर क्यूंग को साइड में ले जाकर बोल देता है कि तुम्हें भी अब ईस्टर के साथ घूमना बंद कर देना चाहिए, उम्मीद है तुम भी जल्दी बाज आ जाओगे। दूसरी तरफ हान वो वेट क्लिनिक में कुछ सप्लाईज लाने में नानू की मदद करता है और बातचीत करते करते उसे पता चलता है कि नानू दरअसल योनसियो को डेट कर ही नहीं रही थी। और ये बात नानू के मुंह से सुनकर उसे काफी बुरा लगता है कि योनसियो ने बेस्ट फ्रेंड होने के नाते उसे कुछ भी नहीं बताया था। वो इस बात पर योनसियो से भी जाकर लड़ाई करता है और उसे बोल देता है कि दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। टाउन की एक आंटी भी योनसियो को आकर उसकी मोम के लापता होने की खबर देती है। वो अपनी मोम को फोन भी करता है मगर फोन नहीं लगता। दरअसल उसकी मोम एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पर थी, जहाँ पर वो मेडिटेट कर रही थी। अगली सुबह योनसी और कांघी एक सीक्रेट डेट रखते हैं, जहाँ पर वो उसे एक अच्छा सा योगर्ट खिलाता है और तब ये लोग फैसला कर लेते हैं कि अफवाहों की फिक्र छोड़कर ये लोग अब खुलेआम डेट करेंगे और अब गैर लोगों की बातों की परवाह नहीं करेंगे। फिर ये लोग मिलकर साथ में कपल रिंग्स भी खरीद लेते हैं और एक साथ घूमते फिरते हुए इन्हें टाउन की आंटियां देख लेती हैं, जो इन्हें साथ में देखने के बाद अफवाहें फैलाना शुरू कर देती हैं और जाकर नानू को भी बताती हैं कि उसे योनसियो और अपनी सास की परवाह करनी चाहिए और योनसियो को कांघी से छुड़वाकर खुद उसका ख्याल रखना चाहिए। तब उन लोगों की बातों से उसे बचाने के लिए हानवो आकर उसे वहां से ले जाता है। वो उसे अपने फार्म में काऊ दिखाने के बहाने से लेकर आया था, तो वो उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसे उन आंटियों से बचाया। वो एक दूसरे को शुक्रिया बोलने के लिए सर झुकाते हैं तो एक दूसरे से सर टकरा लेते हैं और ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार होता है। अब बाद में मोटल में आर्यम अपनी मॉम को लेकर आती है, जिनके चेहरे पर मारपीट के निशान थे, इसलिए उन्होंने सनग्लासेस लगाए हुए थे। वो अपनी मॉम को ऊपर कमरे में ठहरा देती है
तो आर्युम कांगी को मदद करने के लिए शुक्रिया बोलती है। मॉम को कमरे में ठहराकर वो अपने सारे दोस्तों से बातचीत करती है कि उसके डैड ने हमेशा से उसकी माँ के साथ मारपीट की है और मॉम मेरी शादी होने तक तलाक नहीं लेना चाहती। इस पर वो उसे गले लगाकर तसल्ली देते हैं। कांगी तब अपने डैड मिस्टर चुनपिल को भी फोन करती है ताकि उनसे पूछ सके कि वो इतनी देर से कहाँ रह गए। तब उसे पीछे से फोन पर मिस जोंगू की भी आवाज आती है क्योंकि वो उनके साथ हॉस्पिटल में थे। ये आवाज सुनकर वो काफी कंफ्यूज होती है। डैड तब मिस जोंगू को सी ऑफ करके अपने बेड पर वापस आ जाते हैं। दरअसल डैड बीमार थे और उन्होंने अभी तक कांगी को इस बारे में बताया नहीं था। तब उन्हें अपनी वाइफ मिया की भी याद आती है जिन्हें वो बता रहे थे कि वो उसे और कांगी को अपने साथ कैलिफोर्निया ट्रिप पर लेकर चलेंगे, मगर उसकी वाइफ मिया उससे नाराज लग रही थी, इसलिए उसने उसे कुछ जवाब नहीं दिया था। अगले दिन कांगी क्यूं का दिया हुआ नेकलेस लौटाने के लिए उसके पास सोल आती है, मगर वो पहले की तरह उतना फ्रेंडली नहीं था, तो वो उसका नेकलेस उसके डेस्क पर ही रख देती है और फिर बाहर जाकर ईस्टर से बात करती है। ईस्टर का भी यही कहना था कि वो कभी भी हारा नहीं है और तुम्हारे पीछे वो तो गांव में भी रहने चला गया, जरूर वो तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता है, इसीलिए तुमसे दूर होने की तकलीफ उसे ज्यादा महसूस हो रही है। अब वो उसे राइड देने के लिए अपनी कार में लेकर कहीं जा रही थी कि तभी उनकी नजर विक्टर पर पड़ती है जो कि उस लड़की के साथ कार में बैठा उसे किस कर रहा था। ये देखकर ईस्टर उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। कांगी कहती है कि क्यों ना इनके पास चलें, मगर ईस्टर को काफी सदमा लग गया था और उसके पेट में दर्द शुरू हो गया था, जिस वजह से कांगी जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाती है। बाद में चुनपेल और ज्यूंगू जब हानायुप वापस आते हैं तो साथ में खाना खाते हुए बातें कर रहे थे, मगर तभी टाउन की आंटी आकर उसे कांगी के बारे में बताने लग जाती है और उसकी हर तरह की शिकायतें लगाने लग जाती है कि वो क्यूंग और योनसियो दोनों के साथ घूम रही है, मगर मिस्टर चुनपिल उसकी बात सुनकर हैरान नहीं होते। बाद में वो मिस जुंगू को भी बताते हैं कि नए मोटल की ओपनिंग सेरेमनी वो कांगी के नाम पे करना चाहते हैं और उसे इस टाउन हानायुप की एक अच्छी याद देना चाहते हैं जिसे याद करके वो हमेशा खुश रहा करे। कुछ ही देर में योनसियो की मॉम सूंजा भी वहाँ पहुंचकर चुनपिल को कांगी की शिकायतें लगाती है कि वो अपने अमीर बॉयफ्रेंड के साथ साथ मेरे बेटे को भी फंसा रही है। तो मिस्टर चुनपिल उससे पूछ लेते हैं कि बताओ भला फिर वो इतने अमीर लड़के को छोड़कर मामूली से शहर के लड़के के पीछे क्यों आएगी? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं? मगर मॉम इस जिद पर अड़ी हुई थी कि कुछ भी करके उन दोनों का रिश्ता नहीं जुड़ना चाहिए, जिस पर डैड उसे तसल्ली करवा देते हैं कि वो खुद इस मामले को संभाल लेंगे। फिर जब कांगी मोटल वापस आती है तब वो कांगी से पूछ लेते हैं कि अगर वो मिस जुंगू से मिलना छोड़ दें तो क्या वो योनसियो से मिलना छोड़ देगी, जिस पर वो इनकार कर देती है। बाद में वो योनसियो से भी पूछ लेते हैं कि क्या वो आसान जिंदगी चुनेगा या नहीं, क्योंकि कांगी इस टाउन से बहुत नफरत करती है, तो क्या कांगी और वो इस टाउन में रहकर ये सारी मुश्किलें झेल पाएंगे, जिस पर वो बता देता है कि वो भी दरअसल सोल चला जाएगा। मगर डैड का कहना था कि इन दोनों में काफी फर्क है, इसलिए वो लोग मुश्किल जिंदगी मत चुने, मगर वो दोनों ही उनकी बातों का बुरा नहीं मनाते और बाद में साथ में फैसला कर लेते हैं कि वो अब कुछ ही देर में सोल के लिए एक साथ निकल जाएंगे। बाद में कांगी और मॉम की रास्ते में टक्कर हो जाती है तो वो उससे कह देती हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गई, लेकिन देखना तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारी माँ जैसा ही होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं और कांगी के दिल पर यह बात बहुत बुरी तरह असर करती है। उसे याद आने लगता है कि वो अपनी और योनसियो की बचपन की तस्वीर देखकर याद कर रही थी कि जब ये चारों साथ में कितने खुश थे और कांगी की एक ख्वाहिश थी कि योनसियो के डैड उसके डैड होते, जबकि योनसियो की ख्वाहिश थी कि कांगी की मॉम उसकी मॉम होती। अब यही सारी बातें याद करते हुए वो दोनों एक साथ बैठे सोल के लिए एक ही गाड़ी में निकल रहे थे। तब योनसियो उसे परेशान देखकर उसके हाथ पर हाथ रख देता है, मगर तभी रास्ते में जाते हुए कांगी को कुछ गाड़ियां नजर आने लगती हैं और वो सारा मंजर भी उसकी आंखों के सामने से दौड़ जाता है। जब उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था तो वो अचानक से शोर मचाने लगती है कि गाड़ी को यहीं पर रोक दो, वहाँ सामने एक्सीडेंट हुआ है। मगर योनसियो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके शोर मचाने की वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और आखिरकार गाड़ी साइड में अचानक रोकनी पड़ती है। तब कांगी को योनसियो इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचाता है और उसकी इस हालत को देखकर काफी हैरान होता है। यहाँ हमें वो टाइम भी दिखाया जाता है जब छोटी कांगी ने अपनी मॉम का कार एक्सीडेंट होते देखा था और मॉम की बातें भी गूंज रही थी कि तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारी मॉम जैसा ही होगा। कांगी के हॉस्पिटल पहुंचने की खबर पर मिस्टर चुनपिल और मिस सूजी दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। मिस्टर चुनपिल योनसियो के साथ बैठे उसे दिलासा देते हैं
जबकि मॉम कांघी के पास जाकर उसे बेहोश देखकर अपनी कही बात पर पछताती हैं। मगर कुछ ही देर में कांघी को भी होश आ जाता है। फिर डैड भी उसे घर ले आते हैं तो कांघी उन्हें बताती है कि वो उस हादसे वाली जगह को देखकर घबरा गई थी। तो वो उसे बताते हैं कि योन्सियो का कहना था कि गाड़ी की टक्कर होने वाली थी और तुम्हारे चिल्लाने की वजह से ही तुम लोगों का हादसा होने से बचा है। तुम्हारी मॉम के हादसे की याद ने ही तुम दोनों की जान बचाई है। इस पे वो पूछती है कि उस दिन आप वापस क्यों नहीं आए थे। तो वो कहते हैं कि उस दिन मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग थी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मोम और कांघी उस दिन डैड के लौटने का इंतजार करती मोटल के बाहर ही बैठी रहीं, मगर डैड किसी के साथ पैसों के मामले पर लड़ रहे थे और बहुत गुस्सा थे कि उनके पैसे लुट गए। तब उन्होंने वो रात जेल में गुजारी और अगले दिन की रात को जब कांघी की मोम और योन्सियो के डैड की मौत की खबर आई तो दोनों बच्चे चुपके से मिस्टर चुनपिल की गाड़ी में छुपकर कार हादसे वाली जगह पर पहुंच गए और वहां पर मोम की लाश को देख लिया, जिसे देखकर कांघी वहां से भाग गई थी। अगली सुबह सुबह कांघी जागने के बाद उसी जगह पर जाकर इधर उधर देख रही थी जहाँ बचपन में कार हादसे को देखने के बाद वो भाग कर आई थी। मगर फिर बाद में योन्सियो आकर उसे चीयर अप करके उसका मूड अच्छा करता है। फिर वो कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर अपना काम चेक करती है और योन्सियो अपने क्लिनिक में आकर अपना काम करता है। बाद में सब लोग एक साथ आर्यम की मॉम को उसके और सियोंग्योन के रिश्ते पर मनाने आते हैं, मगर मोम आर्यम को थप्पड़ मारकर रिश्ते से इनकार कर देती हैं क्योंकि सोंग्योन एक अनाथ और मामूली सा दिहाड़ीदार मजदूर था। मोम की बातें सुनकर वो सब माफी मांगकर वहां से चले जाते हैं, जबकि मोम आर्यम को भी समझा देती हैं कि वो अपना फ्यूचर महफूज बनाने के लिए किसी बेहतर लड़के से शादी करे। सियोंग्योन आज की बात पर काफी उदास हो गया था तो कांघी आकर उसे दिलासा देती है और अपने साथ सोल चलने की ऑफर भी करती है। तब वो याद करते हैं कि बचपन में सियोंग्योन की मॉम उसे उसके नाम और उम्र वाले नोट के साथ उसी मोटल के बाहर छोड़कर चली गई थी और उसमें लिखा था कि वो उसे मिलने बाद में आएंगी। इसीलिए मिस्टर चोनपिल ने सियोंग्योन को तब पुलिस से इजाजत लेकर अपने मोटल में ही रख लिया था और उन्होंने ही उसे पाल कर बड़ा किया था। सियोंग्योन आज कांघी को यही बता रहा था कि वो अपनी मॉम के वापस आने का इंतजार कर रहा है, इसलिए फिलहाल वो ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। साथ ही वो उसे उसकी मॉम के साथ ली गई फोटो दिखाकर बताता है कि उसकी मॉम उसे अपना बेटा बुलाती थी, इसलिए उसने आज तक वो पुरानी फोटो संभाल कर रखी है। कांगी वो फोटो देखकर अपनी भी कुछ यादें ताजा करती है और फिर वहां से चली जाती है। अगले दिन सोल में ऑफिस में क्यूंग से मिलकर वो काम के अलावा ईस्टर की भी बात करते हैं। क्यूंग उसे बताता है कि वो लड़की एमिली, जिसे ईस्टर का हस्बैंड विक्टर अपनी कजन बताकर घूमता है, वो उसकी कजन नहीं बल्कि माशूका है। कांगी बताती है कि ईस्टर भी सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी है और उसे इस बात का गहरा सदमा पहुंचा था, इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल ले गई थी। इस बात पर वो भी ईस्टर की फिक्र करता है। उधर हान वो योन्सियो को आकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मिनजुंग के फोन आने पर उसे बातें सुनाने आता है। क्योंकि मिनजुंग ने उसे मिलने बुलाया था तो योन्सियो ने उसे अपनी तरफ से ही हाँ कर दी थी। इस बात पर वो बहुत नाराज होकर घबरा रहा था। ये बातें सुनकर नानू भी घबरा जाती है कि कहीं हानवो अपनी एक्स के साथ यहाँ से चला ही न जाए। फिर वो अगले दिन बस स्टॉप आकर हानवो से उसकी काऊ के बीमार होने का बहाना बनाकर उसे मिनजुक के साथ शहर जाने से रोकने आती है। तब उन दोनों से पता चलता है कि वो उसके साथ नहीं बल्कि उसे सी ऑफ करने आया था, क्योंकि वो अब सोल जाकर शादी करने वाली थी। वो दोनों ही उसे शादी की मुबारकबाद देते हैं और एक साथ वापस आ जाते हैं। वहाँ घर में सफाई करते हुए कांगी का सोफे के नीचे फंसा हुआ स्टफ टॉय निकल नहीं पाता तो उसे अपने बचपन वाली कांगी नजर आने लगती है, जो हाथों में छोटी सी डॉल पकड़े उससे कह रही थी कि मेरी डॉल खो गई है, उसे ढूंढ कर ला दो। इन बातों से वो बेचैन होकर अपनी मॉम की फ्यूनरल वाली जगह जाकर उनको याद करके रोती है। तब उसे याद आता है कि बचपन में उसकी मॉम इन दोनों का सामान पैक कर रही थी और बता रही थी कि वो सब लोग कैलिफोर्निया जा रहे हैं। दोनों माँ बेटी ने खुश होकर सामान बांधा और मोटल के बाहर रात तक बैठी डैड के आने का इंतजार करती रहीं, मगर जब वो नहीं आए तो हार कर दोनों अंदर वापस चली गई थी। फिर सोते हुए कांगी को डर था कि मॉम कहीं चली ना जाए, इसलिए उसने उनके पैर पर धागा बांधकर अपने साथ रख लिया था ताकि उनके हिलने जुलने पर वो खुद भी उठ जाए। मॉम ने तब उसे उठकर आई लव यू बोला था और फिर उसे गले लगाकर साथ में सो गई थी। मगर अगले दिन जब वो उठी तो मॉम बिस्तर पर नहीं थी और उसका बांधा हुआ धागा भी उसके काम नहीं आया। नीचे जाने पर उसे मॉम योन्सियो के डैड के साथ खड़ी नजर आई। उनको साथ में देखने के बाद इसी रात ही दोनों को हादसे में भी मरते हुए देखा। अपनी मॉम की लाश को याद करते हुए वो रोते हुए उनसे माफी मांग रही थी। योन्सियो जब रात को उससे मिलने उसके घर पहुंचता है तो वो उसी दर्द भरे अंदाज में उनका ये रिश्ता खत्म करने को बोल देती है। वो उसे बोलता है कि ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ,
इसलिए अभी तुम जाकर आराम करो, हम कुछ वक्त बाद ठंडे दिमाग से बात करेंगे। ये सुनकर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मिस्टर चुनपिल सियोंगयोन के साथ मिलकर कांगी के लिए कुछ अच्छी यादें छोड़ने की खातिर अपनी हंसती खेलती फोटोज बनवा लेते हैं। रात को कांगी मिस्टर चुनपिल के रूम में आकर उनसे गाना सुनती है, जो कि गिटार पकड़े कुछ गुनगुना रहे थे। वो उसके पास आकर उसे अच्छी जिंदगी जीने की विशेष देते हैं। वो खुद फिलहाल उन्हीं सारी पुरानी सोचों में गुम थी। डैड उससे उसके सारे पुराने गिले शिकवों की माफी मांगते हैं और उसे अच्छी जिंदगी जीने की विशेष भी देते हैं, जबकि कांगी भी उन्हें कहती है कि जब तक वो उनकी माफी कबूल नहीं करती और खुद को माफ नहीं कर देती, तब तक मिस्टर चुनपिल एक अच्छी और हेल्दी जिंदगी जिए। अगले दिन वो योनसियो की मॉम को भी कैफे मिलने बुलाती है और उनको कांगी की वजह से पहुंचने वाली सब तकलीफों के लिए माफी मांग लेती है। खुले दिल से माफी मांगने के बाद वो वहां से चली जाती है। मॉम उसका बदला हुआ रवैया देखकर हक्का बक्का रह गई थी और समझ नहीं पा रही थी कि वो इस बात पर क्या कहें। रात को वो योनसियो से भी मिलकर उससे भी अपनी बात कहने का मौका देती है। वो भी उसे बताता है कि वो कांगी के मुंह से अपना रिश्ता खत्म करने की बातें नहीं सुनना चाहता, इसलिए उसने हमेशा उसका इंतजार किया है और उसके लिए खुद को तैयार किया है और उसकी जिंदगी का सबसे पहला मकसद यही है कि वो उसके लिए नंबर 1 बन जाए। इसलिए कांगी उसके लिए सिर्फ उसका पहला प्यार ही नहीं, बल्कि उसकी शुरुआत और उसका अंजाम और सब कुछ है। वो उसे तब आई लव यू बोलता है तो वो रोते हुए बोलती है कि तुम जानते नहीं, आई लव यू लोग तब बोलते हैं जब वो किसी को छोड़कर जाने लगते हैं। मेरी मॉम ने भी बचपन में मुझे आई लव यू बोला और तुम्हारे डैड के साथ अगली सुबह भागने का प्लान बना लिया। मैंने उस दिन उनकी गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप में अपने डॉल घुसा दी थी। उस दिन जो हादसा हुआ वो मेरी वजह से हुआ था। तुम्हारे डैड और मेरी मॉम को मैंने मारा था। ये सुनकर योनसियो को भी बहुत हैरानी होती है, तो वो उसे आगे बताती है कि तुमसे तुम्हारे डैड और मिस्टर चुनपिल से उनकी बीवी मैंने छीनी थी। मेरा सच यही है कि मैं एक कातिल हूँ। अब शायद तुम समझ गए होगे कि आई लव यू लोग छोड़कर जाते वक्त बोलते हैं। योनसियो उसे रोते हुए आगे कुछ भी बोलने से मना करता है, मगर वो उसे रोते हुए आई लव यू बोल देती है और फिर उससे अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चल देती है, जिस पर वो भी रोने लगता है। कांगी उस हादसे को वजह बनाकर उसे वहां छोड़कर जाने लगती है, तो वो उसे रोककर बोल देता है कि वो यहीं पर उसके वापस लौटने का इंतजार करेगा और उसे वापस आना पड़ेगा। वो रोते हुए वहां से चली जाती है और फिर अगले दिन अपने ऑफिस में भी रिजाइन करने आती है। वहां मिस्टर चुनपिल को हॉस्पिटल ले जाने पर पता चलता है कि उनका कैंसर फिर से बढ़ गया है और इलाज के लिए कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी। उधर कांगी चर्च जाकर क्योंग के सामने अपने सारे गुनाह कन्फेस कर लेती है कि उसने अपनी माँ और योनसियो के डैड को मारा था और 20 सालों तक सब कुछ भूली रही और फिर योनसियो से प्यार करने की हिम्मत भी कर बैठी। वो क्योंग के साथ खुद को पुलिस के हवाले भी करने आती है, मगर वो उसे ये कहकर रोक देता है कि जरूर उसे कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि ये धुंधली सी याद 20 साल पहले उस वक्त की है जब वो एक छोटी बच्ची थी और अगर सजा या माफी देनी है तो ये फैसला योनसियो को करना चाहिए, ना कि उसे खुद अपने आप को सजा देनी चाहिए। वहाँ योनसियो मिस्टर चुनपिल को अपना इलाज करवाने के लिए मनाता है, तो वो उसे बोल देते हैं कि कांगी को उनकी बीमारी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसने अभी अभी खुशी से जीना शुरू किया है। अगले दिन योनसियो मिस्टर चुनपिल को लेकर हॉस्पिटल जा रहा होता है, तो उसे कांगी का फोन आता है जो कि यहाँ वापस आ चुकी थी, मगर वो फिलहाल फोन बंद कर देता है। वो मोटल में ही रुककर उसे मैसेजेस भेजकर इंतजार करने लगती है, मगर योनसियो और मिस यूंगू अभी हॉस्पिटल में ही ठहरे हुए थे। योनसियो हॉस्पिटल से वापस आता है और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहां वो उस कार हादसे का रिकॉर्ड मांग लेता है ताकि एक बार कांगी को तसल्ली करवाई जा सके कि उसका उनके पेरेंट्स के कत्ल में हाथ था या नहीं। अगले दिन ईस्टर भी अपनी कंपनी छोड़कर यूएस जाने वाली थी, तो क्योंग उसे रोक देता है और यकीन दिलाता है कि वो उसके होने वाले बेबी के लिए विक्टर से बेहतर बाप ढूंढेंगे जो माँ और बच्चे दोनों को कबूल करके उनसे प्यार करेगा। वहाँ हादसे के रिकॉर्ड देखने पर पता चलता है कि बर्फ पर कारें फिसलने की वजह से आपस में टकरा गई थी और यूं दूसरी गाड़ी की टक्कर से इनके डैड की कार उलट गई थी। मतलब यहाँ डॉल का तो कोई जिक्र ही नहीं था, जिससे कांगी के दिल को तसल्ली मिलती है। फिर वो उसे लेकर मॉम के पास आता है जो अपने नए डेट वाले आदमी के साथ थी। वो इन दोनों को फिर से साथ देखकर गुस्सा होती हैं और फिर बताती हैं कि डैड के धोखे से तंग आकर मॉम ने हादसे वाले दिन गाड़ी में बैठकर पहाड़ से कूदने का फैसला किया था ताकि अपनी जान हमेशा के लिए दे दें, मगर कांगी ने उनकी गाड़ी के विंड पाइप में टेडी बियर घुसा दिया था, जिससे गाड़ी में हवा भर गई और मॉम पहाड़ तक पहुंच ही नहीं पाई। यानी वो गाड़ी जिसका हादसा हुआ था वो टेडी बियर वाली गाड़ी नहीं थी और उल्टा उस टेडी बियर की वजह से मॉम की जान बची थी। अब कांगी सच जानकर उनसे माफी मांगती है
और योनसियो उन्हें अपने होने वाले हस्बैंड के साथ खुश रहने का बोलकर कांगी को अपने साथ ले जाता है। घर आकर कांगी मिस्टर चुनपिल से बात करती है और उन्हें बताती है कि वो सियोंग्यून को अपना भाई मानती है, इसलिए चाहती है कि डैड उसे अडॉप्ट कर लें और उसे भी अपनी फैमिली और जायदाद का हिस्सेदार बना लें। डैड का भी यही कहना था कि उन्हें भी कांगी को यही बात कहनी थी। तब वो उनके रूम में इतनी सारी दवाइयां देखकर उसके बारे में पूछ लेती है, तो वो बस ये कह देते हैं कि बुढ़ापे में बीमारियां लगती रहती हैं, इसलिए उन्होंने एक ही साथ इतनी सारी दवाइयां लेकर रख ली। मगर कांगी को अब शक हो चुका था कि बात में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो अगले दिन योनसियो और डैड का पीछा करते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां डैड थेरेपी और हॉस्पिटल दाखिले के लिए फॉर्म भर रहे थे। ये सब पढ़कर वो सारा सच जान जाती है कि डैड को कैंसर था और उन लोगों ने ये बात उससे छुपा कर रखी थी। कांगी तब गुस्सा और नाराजगी दिखाकर वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। योनसियो भी उसके साथ चला जाता है, तो वो उसके साथ बैठकर बहुत रोती है कि अब कहीं उसके डैड मर ना जाएं, और उसे उन सारी चीजों को याद करके पछतावा भी हो रहा था कि उसने डैड के साथ ज्यादा वक्त क्यों नहीं गुजारा। तब वो उसे तसल्ली देता है कि डैड को कुछ नहीं होगा और वो इन दोनों का ही ख्याल रखेगा। वहाँ अगले दिन डैड भी सियोंग्योन को गवर्नमेंट ऑफिस ले जाकर अडॉप्ट कर लेते हैं, ताकि वो अब कानूनी तौर पर उनका बेटा कहलाए। फिर मॉम भी डैड को कैंसर होने वाली खबर सुनकर अपने होने वाले हस्बैंड को लिए उनसे मिलने पहुंच जाती हैं। वो डैड को रो रो कर बोल रही थी कि तुम मेरे लिए फैमिली जैसे हो, तुम बस अपना इलाज सही से करवा लो, वरना तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी ऊपर पहुंच जाऊंगी। आर्युम भी सियोंग्योन को पढ़ाकर अपनी मॉम की शिकायत दूर कर रही थी कि वो एक अनपढ़ लड़के के साथ उसकी शादी नहीं करेंगी, और इस तरह से पढ़ने के बाद वो दोनों शादी कर पाएंगे। इधर ईस्टर कुछ आदमियों के साथ बैठकर बातचीत कर रही थी ताकि सबसे बेहतर आदमी को चुन सके, मगर आखिर में वो क्योंग से कह देती है कि उसे अब किसी आदमी के सहारे की जरूरत नहीं, वो अपना बच्चा खुद पाल लेगी, जिसमें क्यूंग भी उसका साथ देता है। रात को मिस्टर चुनपिल के खत से पता चलता है कि वो सब लोगों को मोटल छोड़कर अपना अपना घर ढूंढने का बोल रहे थे, क्योंकि वो मोटल बेचकर पैसे सब में बांट देंगे। ये सब जानकर सभी को अफसोस होता है और कांगी को इस मोटल में गुजारी सारी यादें याद आने लगती हैं, क्योंकि इसी जगह को ही उसने घर मानकर अपना सारा बचपन गुजारा था। अगले दिन वो डैड के पास हॉस्पिटल जाकर उन्हें मोटल बेचने से मना करती है और बताती है कि वो अपने मोटल को अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके नर्सिंग होम में बदल देगी। मोटल की यादें उस पर बोझ कभी नहीं बनेंगी और इलाज के बाद वो सभी लोग हंसी खुशी साथ रहेंगे। डैड भी आखिरकार उसकी बातों पर राजी हो ही जाते हैं और फिर वो योनसियो के साथ हंसी खुशी मोटल वापस आती है। फिर कांगी मेहनत करके मोटल को नर्सिंग होम में बदलने के लिए प्लान और डिजाइन तैयार कर लेती है। बाद में दूसरी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के पूरा होने पर कांगी और क्यूंग एक साथ होते हैं और वो उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि एक वही था जिसने उसका बिना मतलब बहुत ज्यादा साथ दिया था। रात को फिर वो अपने होटल हाना की ओपनिंग पार्टी में होती है, जहां पर बहुत ज्यादा सजावट कर रखी थी और कांगी और योनसियो मिलकर उस नए होटल को इस टाउन में चलाने वाले थे। उन्हें बहुत खुशी थी कि वो इसमें कामयाब रहे। और फिर अगले दिन सब लोग साथ में होटल की ओपनिंग के लिए टेप काटते हैं, जिस पर सारे गाँव वालों को भी बुलाया गया था। पार्टी में योनियोल और उसके साथी कांगी के साथ हमेशा बुरा सलूक करने पर माफी मांग लेते हैं और उसके कामयाब हो जाने पर उसे मुबारकबाद भी देते हैं। कांगी भी बहुत खुश होती है कि वो तो यहाँ सिर्फ कंस्ट्रक्शन करने आई थी, मगर टाउन में अब सब कुछ बदल गया है और अब यहाँ उसे तानों की बजाय सपोर्ट वाली बातें सुनने को मिलने लगी हैं। फिर कांगी और बाकी सब डैड के साथ भी पार्टी करते हैं, जहाँ वो डैड से कहती है कि वो उनसे प्यार करती है और चाहती है कि वो खुशी खुशी सबके साथ लंबी जिंदगी जिए। हानवो नानू और आर्युम सियोंग्योन भी अब जोड़ियां बन चुके थे और सब लोग स्नोफॉल होते ही साथ में उसे देखने जा रहे थे, जबकि कांगी और योनसियो एक साथ अकेले बाहर बैठ जाते हैं। योनसियो से बताता है कि कहा जाता है कि पहली बर्फ गिरने पर अगर 10 स्नोज खा ली जाएं, तो आप अपने पहले प्यार के साथ हमेशा रहेंगे। वो कहती है कि वो बात तो मैंने तुम्हें उल्लू बनाने के लिए कही थी। योनसियो कहता है कि लेकिन वो बात तो फिर भी सच हो गई। ये सुनकर वो उठकर 10 बार बर्फ खा लेती है और योनसियो को बताती है कि वो अब हमेशा उसके साथ रहेगी। तब वो लोग एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और कुछ वक्त वहीं पर ठहर जाते हैं। फिर अगले दिन मोटल के बाहर वो सभी लोग इकट्ठे होकर एक साथ फैमिली फोटो बनवाते हैं और इसी तरह हंसते खेलते इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।